हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां पर आपको कोई पैकेज नहीं खरीदना है, कोई कूपन नहीं खरीदना है और ना ही किसी प्रकार का कोई भी रजिस्ट्रेशन करवाना है, क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, शिक्षित भारत, विकसित भारत, समृद्ध भारत। राइट स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 11वीं के रसायन विज्ञान की, जिसमें आज हम देखने वाले हैं दो ऐसे गुणधर्मों के बारे में जिनके बिना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो कैसी रहती है भैया, अधूरी रहती है। और वो कौन से दो गुणधर्म हैं, कौन सी दो प्रॉपर्टीज हैं, तो वो हैं आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो हम ये भी जानेंगे कि भैया जो एंथैल्पी है ना, ये किस चिड़िया का नाम है, और ये दोनों प्रकार की जो एंथैल्पीज हैं जो कि यहाँ पर लिखी होगी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी और आयनन एंथैल्पी, ये क्या होती है वो भी हम देखेंगे। और बड़े ध्यान से इसको आप देखिएगा, क्योंकि जब तक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहेगी, बात समझ में आ रही है, जैसे कि भैया आलू के बिना समोसा नहीं होता है, बात समझ में आ रही है, जैसे बिना आलू के समोसा नहीं होता है, क्लियर, वैसे ही बिना इन दोनों टॉपिक्स के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो डिजाइन नहीं होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो एक कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि भैया आज इस क्लास में हम क्या क्या देखने वाले हैं। राइट, चलो चलो चलो, भयंकर ही मजा आने वाला है और भयंकर ही गर्दा उड़ाने वाले है ना। मैं क्या कह रहा हूं, इधर देखो, अरे इधर देखो, आज मजा ही आएगा बिल्कुल। ठीक है, तीन चीजें आज पढ़ने वाले हैं बेटा, तीन चीजें आज पढ़ने वाले हैं और वो तीनों ही चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है और वहां से बनते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। अच्छा, जब तक मैं डायग्राम बना रहा हूं तब तक अपन थोड़ा पिछली वाली क्लास जो है उसका भी रिवाइज कर लेते हैं। राइट, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? तो पिछली क्लास में हमने ये देखा था कि भैया हमारे पास बहुत सारे गुणधर्म होते हैं जो आवर्तता से जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि आपकी त्रिज्या या फिर आकार। और पिछली जो कक्षा थी, राइट, उसमें हमने ये देखा था कि दो प्रकार की त्रिज्याएं होती हैं, एक होती है आपकी परमाणु की त्रिज्या और दूसरी होती है आपके आयन की त्रिज्या। अकेला यदि तत्व है तो उसका परमाणु होगा, पर यदि दो या दो से ज्यादा अलग प्रकार के तत्व हैं तो ऑब्वियसली उनका आयन होगा, और यदि आयन होगा तो कुछ ना कुछ आकार होगा, और यदि आकार होगा तो कुछ ना कुछ त्रिज्या डेफिनेटली होगी। बात समझ में आ रही है? तो यदि आपने वो क्लास नहीं देखी है या आपने स्किप कर दी है तो आप जाकर देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को हमने उस क्लास में भी डिस्कस किया हुआ था। राइट, तो आज क्लास में हम क्या देख रहे हैं, ध्यान से देखना, ध्यान से, एकदम ही मतलब मजा ही आने वाला है आज। ठीक है, ये तीन चीजें देखने वाले हैं, तो रुको ना, इतनी काहे मेहनत करना, इतनी काहे मेहनत करना, मेहनत अभी अपन कॉन्सेप्ट में करेंगे ना, मजा ही आएगा। राइट, चलो, तो ये तीन चीजें हम लोग देखने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा आप भैया। एक हम देखने वाले हैं, क्या हम देखने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लब्धि। लब्धि का मतलब क्या होता है, जैसे उपलब्धि होता है ना जैसे आपकी क्या होती है, उपलब्धि, यानी कि गेन करना, किसी चीज को प्राप्त करना। तो इलेक्ट्रॉन गेन, यस और नो, और यहां पर हो जाएगी आपकी एंथैल्पी। तो हिंदी और इंग्लिश में दोनों बाबूजी एंथैल्पी ही होती है, एंथैल्पी। चलो, ये लिख दिया मैंने यहां पर ऐसे। राइट, कुछ इसी तरीके से हम बात करेंगे कि इसकी आयनन ऊर्जा, यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी। राइट, तो इन सारे कॉन्सेप्ट्स को भी हम आज देखने वाले हैं। चलो, आयनन, एंथैल्पी, दैट्स ऑल, खेल खत्म। राइट, और भैया एक और चीज देखने वाले हैं जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। राइट, लाइफ में या हमारे आसपास नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टॉपिक अपने को केमिस्ट्री में पता होना बहुत ही जरूरी है। बात समझ में आ रही है? तो मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि विद्युत, मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से देखो, विद्युत, मैं क्या कह रहा हूं भैया, विद्युत ऋणात्मकता भी अपन देखेंगे। अरे हाँ, तीनों टॉपिक को अपन गर्दा उड़ा के निपटा देंगे। तो ये तीन टॉपिक्स हैं जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इलेक्ट्रॉन, डॉट लगा दो, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और आयनन एंथैल्पी, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि आपकी जो विद्युत ऋणात्मकता है, इसकी हम बात करेंगे। बोलो यस सर। तीन टॉपिक है, एक आध घंटे में आराम से निपटाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एकदम चिल होकर बैठ जाइए। सारे कॉन्सेप्ट्स एग्जाम्पल के साथ, ग्राफ के साथ, टेबल के साथ आपके दिमाग के अंदर होने वाले हैं फिट। राइट, चलो शुरू करते हैं भैया। हाँ ठीक है, ये कर लिया।
मैं क्या कह रहा हूं, सबसे पहले अपन एंथैल्पी यदि समझ लें तो क्या कहते हो, ऊर्जा तो आप जानते ही हो, बात समझ में आ रही है? तो ध्यान से देखना, एक अपन उदाहरण रिएक्शन लिखते, देखो अब आप मेरे को बताओ केमिस्ट्री यदि है, आपने पहला अध्याय पढ़ लिया, बोलो यस सर। आपने यदि दूसरा अध्याय भी पढ़ लिया, परमाणु भी आपने पढ़ लिया, बोलो यस सर। अब आपने तत्वों की भी बात कर ली। अब ये बताओ केमिस्ट्री यदि है तो केमिकल रिएक्शंस तो होगी। यदि रसायन विज्ञान आप पढ़ रहे हो तो रासायनिक अभिक्रियाएं तो होगी। 10th क्लास में आप डेमो लेकर आए हो इसका, बोलो यस सर, राइट। तो इफ देयर आर सो मेनी केमिकल रिएक्शंस, उनके पीछे छुपी होती है कोई ना कोई कहानी, राइट। ऐसे ही हम दो रिएक्शंस लिखते हैं, ध्यान से देखना। मैं कह रहा हूं भैया सुनो, ये हो गया Na, ये क्या हो गया Na, बात समझ में आई। और सोडियम का एक परमाणु अपने पास है, सोडियम का एक परमाणु अपने पास है। मैं कह रहा हूं अभी सोडियम का अपने पास एक परमाणु है। चलो यार, एक परमाणु तो बहुत छोटा होता है, पर कोई बात नहीं, कर लेंगे अपन, ये भी निपटा देंगे। चलो मैं कह रहा हूं मेरे पास सोडियम का एक परमाणु है। आप बोलोगे हाँ सर। अच्छा एक बात बताओ, क्या सोडियम का जो नाभिक होता है वो धनात्मक होता है? बिल्कुल होता है, आपको पता है ये। आपको पूरे इस क्लास में, इनफैक्ट पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2-3 चीजें अपने दिमाग के अंदर फिट रखनी है, जिसमें से एक ये है कि भैया परमाणु का जो नाभिक होता है वो धनात्मक होता है, और परमाणु के आसपास, नाभिक के आसपास परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं वो ऋणात्मक होते हैं। अभी दुनिया जानती है कि भैया पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में भयंकर वाली केमिस्ट्री होती है। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में भयंकर वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि एक प्रकार का आकर्षण बल होता है, और वो भी क्यों ना, बिना इसके परमाणु बन ही नहीं पाएगा। बात समझ में? तो एक बात बताओ, सोडियम का नाभिक है, वहां पर 11 प्रोटॉन है, बोलो यस सर। सोडियम के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भी हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के हिसाब से सोडियम की अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, सोडियम की अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है। अब यदि मुझे उस एक इलेक्ट्रॉन को सोडियम से बाहर निकालना है, मुझे उस एक इलेक्ट्रॉन को सोडियम से बाहर निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको बोलूंगा क्या, ऊर्जा। और ऊर्जा देने से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर आ जाएगा। ऊर्जा देने से ये जो इलेक्ट्रॉन है आपका, ये कैसा होगा, बाहर आ जाएगा। बोलो यस सर। बात समझ में? तो याद रहे, सोडियम का ये फ्री परमाणु होना चाहिए भैया। सोडियम का फ्री परमाणु, यानी कि फ्री परमाणु का मतलब क्या, एकदम मुक्त, फ्री। अरे सोडियम का परमाणु यदि एकदम मुक्त और एकदम फ्री यदि रहेगा तो ही उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा। बोलो यस सर, राइट। तो सोडियम का यदि फ्री अपने पास क्या है, एटम है, यदि इसका एकदम मुक्त परमाणु यदि हमारे पास है, राइट, तो यदि हम इस पर ऊर्जा देंगे तो कुछ ना कुछ ऊर्जा तो देनी पड़ेगी, क्योंकि प्रोटॉन तो कह रहा है मैं इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं जाने दूंगा, जो करना है कर लो, मैं पॉजिटिव हूं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, हमारे दोनों के बीच में चक्कर चल रहा है, कर लो आप। बात समझ में आ रही है बात? तो भैया एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, दोनों के बीच में भयंकर वाली केमिस्ट्री होती है, जिसको हम लोग आम भाषा में चक्कर कहते हैं। तो पूरी केमिस्ट्री बस इसी बारे में है कि भैया कौन सा तत्व किसके साथ किस प्रकार का चक्कर चलाता है बड़े पॉजिटिवली, ताकि अलग अलग प्रकार के यौगिकों का निर्माण हो सके, जैसे कि जल, जैसे कि अम्ल, जैसे कि बेस, में बहुत सारी चीजें। चलो मैं क्या कह रहा हूं, ऊर्जा अपन ने दी, इलेक्ट्रॉन आ गया बाहर ऊर्जा हमने दी, इलेक्ट्रॉन आ गया बाहर। बात समझ में? पर ये किसके लिए किया बेटा? अपन लोगों ने एक परमाणु के लिए किया। अब सोडियम के एक परमाणु को कितनी ऊर्जा लगेगी? बहुत ही कम। बात समझ में आ रही है? क्योंकि परमाणु आपका बहुत छोटा है, जो ऊर्जा आप उसको देंगे वो बहुत ही कम लगेगी। अब ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम विजुलाइज भी नहीं कर सकते, दिमाग भी नहीं लगा सकते और समझ भी नहीं सकते। तो इसका मतलब यह हुआ कि एक परमाणु वाली जो अभिक्रिया है वो अपने समझ में तो आ गई, पर अपने किसी काम की नहीं है। एक परमाणु वाली, क्योंकि एक परमाणु कितना होगा सोडियम का, उसका द्रव्यमान 10⁻⁻27 kg के आसपास होगा। बोलो यस सर। उसका द्रव्यमान जो होगा 10⁻⁻27 kg के आसपास होगा। बोलो यस सर। तो एक परमाणु यार इतना सा होगा। अब एक बात बताओ, अपन कहां से उसकी रिएक्शन पढ़ लेंगे? तो फिर हम कहते हैं भाई सुनो ना, ए दादा ऐसे नहीं होता। एक परमाणु की बात मत करो, कम से कम 23 ग्राम सोडियम तो लो यार, मतलब 1 मोल सोडियम तो लो यार। तो फिर हम इसी अभिक्रिया को करते हैं किसके लिए? 1 मोल के लिए। क्या करते हैं बेटा? इसी अभिक्रिया को हम क्या करते हैं? 1 मोल के लिए करते हैं। अब 1 मोल के लिए जब अपन इसको करेगा, राइट, ध्यान से देखना, मस्त वाली ये बात बता रहा हूं।
भाई एक मोल के लिए करेंगे इस अभिक्रिया को, और क्यों करेंगे? क्योंकि एक परमाणु के लिए करके देख लिया। बात समझ में आ रही है? इनफैक्ट अपन एक परमाणु के लिए कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? कैसे? सिर्फ एक परमाणु पे आप एक्सपेरिमेंट करोगे यदि वो परमाणु इतना छोटा है कि सपड़ाई नहीं आता है, पकड़ में नहीं आता है। बात समझ में आ रही है? इसीलिए एक परमाणु पे आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। बोलो यस सर। अब हम क्या करेंगे? एक मोल के लिए करेंगे, ठीक है? तो अब हम किसके लिए करेंगे? तो भैया हम एक मोल के लिए करेंगे। किसके लिए करेंगे? एक मोल के लिए करते हैं। चलो देखो इधर, अब एक मोल हमने लिया है, वो भी गैसीय अवस्था में है, और फिर अपने को यहां पर क्या देनी पड़ रही है? ऊर्जा। यहां पर भी अपने को क्या देनी पड़ेगी? ऊर्जा। अब ऐसा थोड़ी कि हम मात्रा ज्यादा लोगे तो इलेक्ट्रॉन अपने आप बाहर निकल जाएगा। क्या बताया मैंने? जो इलेक्ट्रॉन है और जो प्रोटॉन नाभिक के अंदर है, दोनों के बीच में चल रहा है तगड़ा वाला चक्कर, राइट? चलो, तो मैं कह रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, Na+ और भैया फिर E- निकला। पर इस बार बेटा अपन ने किसके लिए किया? एक मोल के लिए। आप बोलोगे हाँ सर, राइट? तो ऐसी ऊर्जा जो एक मोल, बात समझ में आ रही है? ऐसी ऊर्जा, राइट, ऐसी ऊर्जा जो एक मोल अभिक्रिया, ऐसी ऊर्जा जो किसी भी प्रकार की एक मोल अभिक्रिया, ऐसी ऊर्जा जो किसी भी प्रकार के एक मोल के लिए जरूरी होती है या बाहर निकलती है। क्योंकि आप जानते हो कि रासायनिक अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें अपने को ऊर्जा देनी पड़ती है, कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें अपने को ऊर्जा देनी पड़ती है, और कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें ऊर्जा बाहर निकलती है। उदाहरण ले लेते हैं। बात समझ में आ रही है? कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ना है रे बाबा, कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़कर यदि CaO और CO2 बनाना है तो ऊर्जा देनी पड़ेगी। ऊर्जा देनी पड़ेगी मतलब ऊर्जा का अवशोषण होगा। क्या बोलोगे? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। बात समझ में आ गई? पर कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें ऊर्जा बाहर निकलती है, जैसे कि दहन, जैसे कि कंबशन। बात समझ में आ रही है? तो दहन में ऊर्जा बाहर निकल रही तो उसको अपन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे। तो दो ही प्रकार की तो अभिक्रिया है जिसमें परिवर्तन होता है। किसमें? ऊष्मा में परिवर्तन होता है। तो या तो आप ऊर्जा ऊष्मा दोगे या फिर ऊर्जा और ऊष्मा क्या होगी? बाहर निकलेगी। तो यदि आप ये खेल एक मोल के लिए खेलते हो, इधर भी ऊर्जा दी, आपने सिर्फ ऊर्जा बोला, ध्यान से सुनना, किसी को मत बताना। यहां पर एक ही परमाणु के ले लिया, आपने ऊर्जा बोला। बोलो यस सर। बात समझ में आ गई? बस ऐसे ही एक मोल के लिए हम इसको क्या बोलेंगे? आयनन। तो इसको हम क्या बोलेंगे? आयनन। आयनन ऊर्जा तो बोलेंगे, ठीक है? तो इसको भी अपन आयनन ऊर्जा बोलेंगे। बोलो यस सर। पर ये ऊपर वाली आयनन ऊर्जा एक परमाणु के लिए है, और इसको भी हम क्या बोलेंगे? आयनन ऊर्जा। अब आप बोलोगे सर क्या अंतर है? एग्जैक्टली कोई भयंकर अंतर नहीं है। आयनन ऊर्जा एक परमाणु के लिए होगी, और एक मोल की यदि हम बात करेंगे ना बबुआ, एक मोल की यदि हम बात करेंगे ना, एक मोल की यदि हम बात करेंगे, इसी को अपन बोलते हैं क्या? एंथैल्पी। क्या बोलते हैं? एंथैल्पी। इतना सा था आपका एंथैल्पी। बात समझ में आ रही? तो एंथैल्पी का मतलब क्या होता है? जब भी हम किसी रिएक्शन में एक मोल की बात करते हैं, राइट, एक मोल में, एक मोल के किसी भी रिएक्शन में ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है उसको अपन एंथैल्पी बोलते हैं। मतलब ये कि इसकी जो इकाई होगी वो क्या होगी? ध्यान से देखिएगा, किलो जूल पर मोल। लो, छोटा वाला क्या आएगा? अपन छोटा वाला क्या लिख देते हैं यहां पर? किलो जूल पर मोल। एंथैल्पी की इकाई क्या होगी? किलो जूल पर मोल। तो क्या ये समझ में आया? बोलो यस सर। ठीक है। तो दुनिया की किसी भी अभिक्रिया में जब एक मोल के साथ अपन खेल खेलते हैं, एक मोल को अपन ऊर्जा देते हैं, या किसी चीज के एक मोल, दो मोल, मोलों में जब ऊर्जा में परिवर्तन होता है तो हम एनर्जी पर मोल को, देखो लिखा है ना, एनर्जी प्रति मोल, एंथैल्पी होती है। तो एंथैल्पी क्या है? ध्यान से देखिएगा, एंथैल्पी क्या है? तो बड़ी सिंपल सी एक कहानी है, राइट, ऊर्जा प्रति मोल। बस ये क्या हुआ? खेल खत्म। तो क्या आप एंथैल्पी जान गए? बोलो यस सर। तो एंथैल्पी क्या है बेटा? ऊर्जा प्रति मोल। खत्म खेल। बात समझ में आ रही है? बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, इसको बहुत बढ़िया तरीके से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। चलो कर लिया। तो अपन एक चीज तो सीख गए,
एक परमाणु की बात होगी तो ऊर्जा बोलेंगे, और एक मोल की यदि बात होगी तो उसको अपन एंथैल्पी बोलेंगे। तो आज के बाद मेरे किसी भी स्टूडेंट को या फिर जो भी इस क्लास को देख रहे हैं उन्हें एंथैल्पी में कोनो परेशानी नहीं जानी चाहिए। बात समझ में आई? इंटरेस्टिंग ये कहानी, आगे बढ़ते हैं बच्चों, है ना। चलो चलो ये हो गया। अब क्या क्या पढ़ने वाले हैं उस पर थोड़ी सी अपन बात कर लेते हैं, ठीक है। चलो आओ। क्या सबको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है? बोलो यस सर। यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है तो अपन थोड़ी कॉमन सेंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है तो हम लोग थोड़ी सी, अरे पूछा मारो यार, अपन लोग थोड़ी सी कॉमन सेंस की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? कॉमन सेंस। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, ऊर्जा बोल रहा था मैं, बात समझ में आई? फिर मेरे को याद आया, एक आपके पास मॉलिक्यूल या एक परमाणु आपके पास नहीं है, आपके पास है एक मोल। केमिस्ट्री में हम हर चीज की मात्रा को मोल में लेते हैं क्योंकि अपने लिए बड़ा आसान हो जाता है, राइट। तो मैंने कहा भैया नहीं, परमाणु नहीं है, मोल है, इसलिए मैं किसकी बात करूंगा? एंथैल्पी की बात करूंगा। तो इनको समझने के लिए हम चलते हैं एक एटम के पास में। इनको समझने के लिए हम चलते हैं किसके पास में? एक एटम के पास में, ठीक है। चलो एटम के पास चलते हैं। और देखो बेटा, इनको समझने के लिए अपने को एक और चीज पता होनी चाहिए, और वो है अष्टक रूल। क्या है? अष्टक का नियम। और अष्टक का नियम क्या कहता है? ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलो 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 खेल शुरू करेंगे। बोलो यस सर। बात समझ में आ रही है? चलो भैया, बहुत हुआ बातें, अब चलते हैं किसकी तरफ? अष्टक के नियम की तरफ। चलो आओ, मजा ही आने वाला है आज तो बिल्कुल। रसायन विज्ञान में जितनी अभिक्रियाएं होती हैं, बात समझ में आ रही है? केमिस्ट्री में या दुनिया में कोई भी यदि केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं क्या छुपा हुआ है? आपका अष्टक का नियम। इसके पीछे कहीं ना कहीं क्या छुपा हुआ है? अष्टक का नियम। क्या छुपा हुआ है? कहीं ना कहीं उसके पीछे अष्टक का नियम। चलो ठीक है, कहीं ना कहीं छुपा हुआ है अष्टक का नियम। नियम, अष्टक का नियम, या फिर अपन बोल सकते हैं ऑक्टेट रूल। क्या बोल सकते हैं? तो भैया अपन इसको ऑक्टेट रूल भी बोलेंगे ना, बिल्कुल सही है। चलो ऑक्टेट रूल। अब ये ऑक्टेट रूल किस चिड़िया का नाम है? देखो भैया ऐसा है, हर किसी को जिंदगी में स्टेबिलिटी की जरूरत होती है। बोलो यस सर। हर किसी को जिंदगी में स्थिरता की जरूरत होती है। अस्थिर तो वैसे ही रहता है, 50 घंटे तो वैसे ही चल रहे होते हैं। बोलो यस सर। सबको चाहिए सुकून, तो जैसे हम सबको भी चाहिए सुकून, साथ में थोड़ा मजा भी, राइट। ऐसे ही क्या होता है? तत्वों को भी चाहिए होता है सुकून, यानी कि स्थिरता। बात समझ में आ रही है? तो तत्व अपने आप को स्थिर करने के लिए ये चाहते हैं कि उनकी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। तत्व अपने आप को स्थिर करने के लिए ये चाहते हैं, राइट, कि उनकी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। मैं इसी को लिख देता हूं, खेल खत्म। लो, तत्व मैंने क्या कहा? हर तत्व को चाहिए सुकून। बात समझ में आ रही है? तो ये जो तत्व होते हैं ये अपने आप को स्थिर करने के लिए सारे के सारे तत्व, सारे मतलब कि ऊपर के जिनका परमाणु क्रमांक 40-50 से ऊपर है, अब पहले है उनकी बात कर रहे हैं, बाद वाले तो इतने ज्यादा अस्थिर हैं कि वो हो ही नहीं पाएंगे स्थिर। बात समझ में आ रही है? तो वो रिएक्शन भी नहीं करते ज्यादा। चलो मैं कह रहा हूं ये तत्व अपने आप को, ध्यान से देखिएगा, तत्व अपने आप को स्थिर करने के लिए, क्या करने के लिए? तो भैया स्थिर करने के लिए। तत्व अपने आप को स्थिर करने के लिए, बात समझ में आई? अरे तत्व अपने आप को स्थिर करने के लिए क्या होता है? बात समझ में? तत्व अपने आप को स्थिर करने के लिए, राइट, ये अपने आप को स्थिर करने के लिए चाहते हैं कि अपन इतनी एकदम सिंपल लोकल लैंग्वेज में अपन करने वाले ना भैया, इसको दिमाग के अंदर एकदम फिट होना चाहिए। क्योंकि यदि एक बार आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो उसके बाद पता है क्या होगा? उसके बाद तो आप पूरे कॉन्सेप्ट्स को एवं ही निपटा दोगे, ठीक है। तत्व अपने आप को स्थिर करने के लिए चाहते हैं कि उनके ध्यान से देखिएगा, उनके अंतिम, ध्यान से देखिएगा, उनके अंतिम कक्षा में, बात समझ में आ रही है?
तत्व अपने आप को स्टेबल करने के लिए चाहते हैं कि उनकी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए बबुआ। कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। हमने कहा ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं तो आप बोलोगे सर आप इंग्लिश के साथ क्यों छेड़खानी कर रहे हो सर, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। चलो चलो चलो, मैं कह रहा हूं तत्व अपने आप को स्थिर करने के लिए ये चाहते हैं कि उनकी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। आप कहोगे हाँ सर होने चाहिए। अब सवाल पैदा होता है कि ये 8 इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे। अब सवाल पैदा ये होता है बाबूजी कि ये 8 इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे। बात समझ में आ रही है? चलते हैं सोडियम के पास, बहुत साथ देता है अपना केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। बात समझ में आ रही है? ध्यान से देखो बबुआ। तो मैं कह रहा हूं भाई सोडियम है, सोडियम, चलो ये लो सोडियम, ये लो। तो मैं पहुंचा सोडियम के पास में जिसका परमाणु क्रमांक 11 है। बोलो यस सर। अब यदि इसका परमाणु क्रमांक 11 है तो 2, 8 और 1 है। बोलो यस सर। अब आप सोचोगे क्या अपन ने 9th में पढ़ा है, फिर अपन ने 10th में भी पढ़ा है, घबराने वाली कोई बात ही नहीं है, सवाल ही नहीं पैदा होता। अब अष्टक का रूल क्या कहता है? तत्व अपने आप को स्थिर करने के लिए ये चाहते हैं कि उनकी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। बात समझ में आ रही है? यदि उनकी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो कैसे होंगे? ध्यान से देखो। तो भाई सोडियम का 281 अपन बना लेते हैं। चलो ये बनाया मैंने, अरे ये बनाया मैंने, ये लो, ये नाभिक है। बोलो यस सर। दादा ये पहली कक्षा है। बोलो यस सर। ये दूसरी कक्षा है। बोलो यस सर। और ये तीसरी कक्षा है। बोलो यस सर। अपन इसमें इलेक्ट्रॉन भी बनाएगा, राइट। चलो 1 2 4 5 6 7 8 कितने हो गए? गिनती सही कर रहा हूं मैं यार, फर्स्ट क्लास में सीखा तो था गिनती। फिर से काउंट करता हूं मैं, मेरी गिनती गलत हो रही है थोड़ी सी, आप भी मेरे साथ साथ काउंट करो। बात समझ में आ रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और अंतिम कक्षा में होगा 1 इलेक्ट्रॉन। अब सोडियम फंस गया है भैया धर्म संकट में। पूछो कैसे? सोडियम चाहता तो है, अच्छा एक बात बताओ, आपने आदर्श गैसों का नाम सुना है? आपने नोबल गैसों का नाम सुना है? आप बोलेंगे हाँ सर। उत्कृष्ट गैसों का नाम सुना है? आदर्श, नोबल, उत्कृष्ट, इन सब का मतलब भी क्या होता है? आइडियल। आइडियल गैसेस का नाम सुना है? बिल्कुल सुना है। इन सब का मतलब आइडियल, जिनका स्टैंडर्ड बहुत हाई हो। तो आपने देखा होगा हम सब अपनी जिंदगी में, राइट, किसी न किसी को ऐसे आइडियल मानते हैं। कुछ लोग होते हैं जो नहीं मानते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा मानते हैं और उस आइडियल के जैसा एक्ट करने की कोशिश करते हैं। आपकी क्लास में कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो या तो आपको फॉलो करते होंगे, कुछ, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, या फिर कुछ ऐसे होंगे जिनको आप फॉलो करते होंगे। बात समझ में आ रही है? ऐसा स्कूल्स में, क्लासेस में बहुत होता है। बात समझ में आ रही है? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो टॉपर को फॉलो करते हैं, इसका मतलब ये कि वो टॉपर जैसा बनना चाहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो क्या होता है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग ये कहानी कि जितनी अपनी आदर्श गैसें होती हैं, जिसमें हीलियम है, नियॉन है, बात समझ, अब जैसे नियॉन की अपन बात कर ले, चलो ये लो नियॉन लो, चलो 10 हो गया, ये हो गया 2 और 8। अब सोडियम ने देखा कि भैया नियॉन की अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम की दिमाग की बत्ती जली। सोडियम ने देखा नियॉन की अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम के दिमाग की बत्ती जली कि यार इसकी भाई लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है। बात समझ में आ रही है? इसके लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो है, आप देख लो नियॉन किसी के साथ बॉन्डिंग ही नहीं करता। आपने नियॉन का कोई कंपाउंड ही नहीं देखा होगा, कोई यौगिक ही नहीं देखा होगा। बात समझ में आ रही है? इंटरेस्टिंग कहानी। तो मैं क्या कह रहा हूं, सोडियम को ये आइडियल लगता है। सोडियम कितना क्रियाशील है? पानी में फेंकोगे तो आग लग जाएगी हाइड्रोजन के कारण। सोडियम कितना क्रियाशील है? पानी में फेंकोगे तो आग लग जाएगी, किसके कारण? हाइड्रोजन के कारण। बात समझ में आ रही है? बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। देखो, तो सोडियम ने देखा कि नियॉन तो भैया बड़ा आइडियल है। क्यों है आइडियल? क्योंकि इसके अंतिम कक्षा में क्या है? 8 है। सोडियम और दूसरे तत्व भी चाहते हैं कि भैया वो भी स्टेबल हो जाएं, सेटल हो जाएं, उनकी भी गवर्नमेंट जॉब लग जाए। बोलो यस सर। बात समझ में आ रही है? तो वो अपनी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहते हैं। इसी को हम बोलते हैं अष्टक का नियम। अब 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने में एक धर्म संकट है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, राइट।
अब उदाहरण संकट क्या है? वही पुरानी प्रेम कहानी। कौन सी पुरानी प्रेम कहानी कि भैया इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव है और नाभिक जो है वो आपका पॉजिटिव है। बात समझ में आ रही है? कौन सी पुरानी लव स्टोरी? तो इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव है और नाभिक जो है ना बाबूजी, नाभिक जो है ना बाबूजी वो आपका पॉजिटिव है। अब सोडियम चाहता तो है कि उसका एक इलेक्ट्रॉन, सोडियम चाहता तो है कि उसका ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल जाए। बात समझ में आ रही है? सोडियम चाहता है कि उसका ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कैसा हो, बाहर निकल जाए, पर नाभिक ने खींच के रखा हुआ है। मतलब भैया अपने को इसको एक ऊर्जा देनी है जिससे ये इलेक्ट्रॉन कैसा हो सकेगा, बाहर निकल सकेगा। एक परमाणु में यदि आप वो ऊर्जा दोगे तो आप उसको आयनाइजेशन एनर्जी बोलोगे, यानी कि आप उसको आयनाइजेशन आयनन ऊर्जा बोलोगे। पर एक मूल पर यदि आप ये खेल खेलोगे तो आप उसको आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलोगे, यानी कि आयनन ऊर्जा बोलोगे। दैट्स ऑल। बात समझ में? तो कहां पूरी कृपा अटकी हुई है बताओ? ये जो पूरा का पूरा खेल है आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ये कहां अटका हुआ है? ये अटका हुआ है अष्टक के नियम में। किसमें? अष्टक के नियम में। चलो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते। चलो रे बाबा, अरे चलो रे बाबा, अपन एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे। तो अब एक मोल के लिए अपन कर रहे हैं, इसीलिए क्या होगा ध्यान से देखिएगा, ठीक है? एक मोल के लिए अपन कर रहे हैं इसलिए हम इसको कहेंगे भैया आयनन। बात समझ में? क्या कहेंगे? आयनन एंथैल्पी। तो हम इसको कहेंगे आयनन एंथैल्पी। बस। और आयनन एंथैल्पी होने देने के बाद क्या होगा? आयनन एंथैल्पी देने के बाद क्या होगा कि इसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। अब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, प्रोटॉन यानी कि नाभिक को दर्द तो हो रहा है, पर क्या करें, कभी कभी जो है बिछड़ाव बड़ा अच्छा होता है, कभी कभी ना ब्रेकअप बड़ा अच्छा होता है आगे बढ़ने के लिए। बात समझ में आ रही है? क्योंकि ब्रेकअप नहीं होगा तो आपको दीन दुनिया का पता नहीं चलेगा, है ना? तो मैं क्या कह रहा हूं, तो Na+ और एक इलेक्ट्रॉन कैसा हो गया आपका, बाहर निकल गया। अब देखते हैं भैया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 8 ही रहा। क्या वो नोबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? क्या वो आदर्श इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? बोलो यस सर। और वो कैसा दिखेगा? तो बबुआ वो ऐसा दिखेगा। तो भैया वो यहां पर उसका नाभिक होगा। बोलो यस सर। और इसके आसपास यहां पर पहली कक्षा होगी, यहां पर दूसरी कक्षा होगी, राइट? और अपन सबके इलेक्ट्रॉनों को भी बना देंगे, हम सबके इलेक्ट्रॉनों को भी बना देंगे, हम सबके इलेक्ट्रॉनों को भी बना देंगे। बना दिया। और आवेश कैसा आ गया? Na+, क्योंकि अब ना उसके पास प्रोटॉन तो अभी भी 11 है नाभिक में, पर एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। और नेगेटिविटी के कम होने का मतलब पॉजिटिविटी का ज्यादा होना है। बात समझ में आ रही है? तो अब आपकी एक बात समझ में आ गई होगी कि यदि हम कोई भी अभिक्रिया करते हैं तो अधिकांश समय पर उसके पीछे की जो कहानी है वो है आपका यही है वो अष्टक का नियम, जो आपको बहुत बढ़िया से समझ में आना चाहिए। तो जो भी अभिक्रिया होगी उसमें एंथैल्पी में परिवर्तन होगा। ऐसी ही 2 अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें हम इन दोनों टॉपिक्स को पढ़ते हैं। बहुत बढ़िया से इसको अपनी कॉपी में नोट करो। बढ़ रहे हैं आगे और स्टार्ट करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। चलो, तो अपने को एक बात तो समझ में आ गई कि अष्टक का जो नियम है, राइट, वो अपने को ये तो बताता है कि जो है आपके तत्व और परमाणु वो कौन सा खेल खेलना चाहते हैं। मतलब ये कि वो अपनी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहते हैं, राइट। अब एक काम करते हैं, हम ये देख लेते हैं कि भैया ये जो हमारी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है और आयनन एंथैल्पी है, ये बेसिकली होती क्या है, राइट, और इसके पीछे कौन सी कहानी छुपी हुई है। तो बड़े ध्यान से देखिएगा। अब क्योंकि अपन अपना मेन पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं, इसीलिए अब जब हम इन 2-3 टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो कहानी आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। बात समझ में आ रही है? चलो शुरू करेंगे। किसकी तरफ चलेंगे हम? सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, पीरियोडिक टेबल। इस पीरियोडिक टेबल को एक बार मैं फिर आपको बताऊंगा, क्योंकि अपने को यह भी तो देखना है ना, राइट, कि किस तरीके से किसी समूह में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं या फिर बाएं से दाएं अपन जाते हैं या दाएं से बाएं अपन जाते हैं, तो इन ये जो आपकी क्या होती है, गुणधर्म होते हैं, जिसमें आयनन ऊर्जा आपकी आ गई, जिसमें आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आ गई, इसमें किस प्रकार से परिवर्तन होता है। बात समझ में आ रही है? इंटरेस्टिंग कहानी। चलो मैं क्या कह रहा हूं, आयनन एंथैल्पी और जैसा कि हम हमेशा करते हैं, एक बढ़िया वाली डेफिनेशन से इसकी क्या हो जाए, शुरुआत हो जाए। अब ध्यान से देखिएगा,
तत्वों द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की मात्रात्मक प्रकृति क्या कहलाती है? आयनन एंथैल्पी कहलाती है। कॉम्प्लिकेटेड, आसान भाषा में समझते हैं, राइट? देखो, तलस्थ अवस्था यानी कि आपकी ग्राउंड स्टेट में कोई भी आपका क्या होना चाहिए? आपका परमाणु होना चाहिए। अब ग्राउंड स्टेट क्या होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। अब एक बात बताओ, देखो अब हम बात कर रहे हैं किसकी भैया? हम बात कर रहे हैं, चलो हाइड्रोजन की अपन बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ग्राउंड स्टेट समझते हैं, और हाइड्रोजन परमाणु की हम बात करते हैं। तो बेटा एक बात बताओ, हाइड्रोजन का जो परमाणु है उसमें यहां पर आपका नाभिक है, बोलो यस सर। हाइड्रोजन परमाणु में यहां पर आपका नाभिक है, राइट? अब यदि यहां पर आपका नाभिक है, क्लियर, तो उसके आसपास यहां पर आपकी पहली ऊर्जा कक्षा है जिसमें इस जगह पर एक इलेक्ट्रॉन है, बोलो यस सर। तो सामान्यतः इलेक्ट्रॉन यही रहता है, बोलो यस सर। पर यदि हम इसको थोड़ी सी ऊर्जा दे देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ऊपर चला जाएगा, बोलो यस सर। ये इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर चला जाएगा, और हो सकता है यहां पर n बराबर 2 वाली जो कक्षा है वहां पर पहुंच जाए। मतलब ये कि इसका नीचे से ऊपर की तरफ क्या हो जाएगी? गति हो जाएगी। अच्छा ये बताओ, नॉर्मली ये इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में रहता है? पहली कक्षा में। अब इसको आपने कौन सी कक्षा में भेज दिया है? दूसरी कक्षा में। नॉर्मली हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां रहता है? पहली ऊर्जा कक्षा में, बोलो यस सर। पर अब आपने इसको कहां भेज दिया? दूसरी कक्षा में। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब भैया ये होगा कि ये जो है अब ये तलस्थ अवस्था में नहीं है। जब वो पहली कक्षा में था तो वो अपने ग्राउंड स्टेट में था। अब इलेक्ट्रॉन को आपने एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन आ गया जोश में और पहुंच गया दूसरी कक्षा में, मतलब वो पहुंच गया अपने एक्साइटेड स्टेट में। किसमें पहुंच गया? एक्साइटेड स्टेट, यानी कि आपकी जो है कौन सी अवस्था में? उत्तेजित अवस्था में। किसमें पहुंच गया? उत्तेजित अवस्था में। तो कुछ एक परमाणु ऐसे होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन कभी कभी उत्तेजित अवस्था में भी होते हैं। अपने को वो काउंट नहीं करना है, अपने को सिर्फ देखना है तलस्थ अवस्था। तो पहली जो कंडीशन है वो है आपकी तलस्थ अवस्था, यानी कि ग्राउंड स्टेट। और ये जो ग्राउंड स्टेट है इसको आप सामान्य अवस्था बोल सकते हो ना। इसको आप क्या बोल सकते हो? सामान्य अवस्था, दैट्स ऑल। ये जो ग्राउंड स्टेट है बेटा जी, इसको आप क्या बोल सकते हो? सामान्य अवस्था। बात समझ में आ गई? इंटरेस्टिंग कहानी। चलो, तो सामान्य अवस्था में विगलित गैसीय परमाणु, दूसरी कंडीशन क्या है? गैसीय परमाणु होना चाहिए। अब बोलोगे सर गैसीय परमाणु मतलब एक अकेला फ्री परमाणु, यानी कि मुक्त, या आप कह सकते हो स्वतंत्र। आप कह सकते हो मुक्त, या फिर बात समझ में आ रही है? स्वतंत्र परमाणु। चलो ये भी ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलो, तो आप इसको कह सकते हो मुक्त, या फिर आपका कैसा हो जाएगा? स्वतंत्र परमाणु हो जाएगा। बात समझ में आ गई? मस्त वाली बात। चलो, तो सामान्य अवस्था होनी चाहिए, और भैया आपका गैसीय परमाणु यानी कि आपका मुक्त या स्वतंत्र परमाणु होना चाहिए। रिएक्ट कब करेगा कोई परमाणु? जब फ्री रहेगा। बात समझ में आ रही है? मस्त वाली बात। चलो, ये दोनों बात में एटम से बाह्यतम इलेक्ट्रॉन, देखो और एक और चीज, कोई भी इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करेंगे अपन, कोई भी इलेक्ट्रॉन की हम बात नहीं करेंगे। बाहरी इलेक्ट्रॉन को, राइट, जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर निकलने में जो ऊर्जा लगती है एक मोल के लिए, अभी एंथैल्पी हम लोगों ने देखी थी, जो ऊर्जा लगती है एक मोल के लिए, बात समझ में आ रही है? उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? आयनन ऊर्जा। क्या बोलेंगे? आयनन ऊर्जा। बात समझ में आ गई? तो इसको क्या बोलेंगे बेटा हम लोग? आयनन ऊर्जा। हम मान कर चलते हैं कि अपने पास सोडियम है। अब सोडियम किस अवस्था में है? सोडियम यदि आपका ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड स्टेट में है, बोलो यस सर। सोडियम यदि आपका सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था में है, बोलो यस सर। बात समझ में आ रही है? तो यदि सोडियम इस अवस्था में होगा तो क्या होगा? यदि सोडियम इस अवस्था में होगा तो क्या होगा? ध्यान से देखना। अब इससे यदि आप इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हो तो आप इसको आयनाइजेशन एनर्जी नहीं बोल सकते, क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में, और अपने को कौन सी स्टेट में चाहिए? मुक्त अवस्था में, स्वतंत्र अवस्था में, यानी कि गैसीय परमाणु चाहिए अपने को। तो अब ये आयनाइजेशन एनर्जी वाला खेल नहीं होगा। पर यदि हम यहां पर लिख देते हैं जी, यानी कि गैसीय अवस्था में यदि है सोडियम, आपका यदि गैसीय अवस्था में है, बात समझ में आ रही है? सोडियम यदि आपका गैसीय अवस्था में है और फिर इसमें से आप यदि एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हो तो आप जो ऊर्जा इसको दोगे, आप जो ऊर्जा इसके एक मोल को दोगे, उसको हम क्या बोलेंगे? आयनन एंथैल्पी। देखो लिखा भी है, बात समझ में आ रही है?
इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में एनर्जी जितनी रिक्वायर्ड होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। बात समझ में आई? नोट करो, चलो कर लिया, पक्का, मजेदार, ठीक है। अब देखो इसको समझने की अपन कोशिश करते हैं, भयंकर मजा आने वाला है। और क्यों आने वाला है, ध्यान से देखिएगा। देखो भैया, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की जो ऊर्जा लगेगी, राइट, उसको अपन क्या बोलेंगे, आयनन ऊर्जा, आयनन एंथैल्पी बोलेंगे। और अब ध्यान से देखना, और ये अब सवाल पैदा होता है कि क्या सर इसके लिए कोई सूत्र भी होता है क्या? क्योंकि प्रत्येक परमाणु के लिए, बात समझ में आ रही है, प्रत्येक परमाणु के लिए जो नाभिक है उसमें प्रोटॉनों की संख्या कैसी होगी, अलग अलग होगी, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी होगी, अलग अलग होगी। तो अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो मैंने कहा मेरे पास यहां पर एक नाभिक है और इस नाभिक के आसपास हमारे पास कुछ ऊर्जा कक्षा है। ये पहली ऊर्जा कक्षा है, ये दूसरी ऊर्जा कक्षा है और ये तीसरी ऊर्जा कक्षा है। बोलो यस सर। अब बोलोगे सर इसको तो अपन ने पिछली कक्षा में पढ़ा था, सॉरी पिछले अध्याय में पढ़ा था और पिछली कक्षा में भी पढ़ा था। बिल्कुल पढ़ा था भैया, n बराबर 1, n बराबर 2 और ये हो गया n बराबर 3। अब इलेक्ट्रॉन किसी में भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? तो आप याद करो, हमने इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकाली थी, परमाणु वाले अध्याय में हमने इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकाली थी। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन आपके हुआ करते थे, राइट, जो आपके इलेक्ट्रॉन हुआ करते थे 3 और 3 6 और 1 7 और 1 8 अपन ने बना दिया। तो हमने यहां पर क्या निकाली थी, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकाली थी। ठीक है, तो सूत्र क्या होगा, आयनन ऊर्जा यानी एंथैल्पी का। ध्यान से देखिएगा, ठीक है, चलो। तो मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रॉन की अपन ने ऊर्जा निकाली थी, बोलो यस सर। बोर का परमाणु मॉडल अपन ने देखा था, बोलो यस सर। हाइड्रोजन के लिए देखा था, बोलो यस सर। तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बेटा अपन ने निकाली थी कितनी, En, कितनी, En बराबर -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू Z स्क्वायर बटे n स्क्वायर। यहां पर जूल निकाला था, बोलो यस सर। ये हमने किसी भी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकाली थी। बात समझ में आ रही है? मतलब ये कि आपका इलेक्ट्रॉन n कक्षा में होगा और जिस परमाणु की आप बात कर रहे हो, राइट, उसका जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होगा, Z होगा। ओके, तो ये फॉर्मूला था। अब देखो, अब आयनन ऊर्जा क्या है, तो आयनन ऊर्जा क्या होगी, ध्यान से देखिएगा। आयनन ऊर्जा, इसको अपन थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं। कहां लिखते हैं, थोड़ा सा ऊपर। तो मैं कह रहा हूं भाई आयनन ऊर्जा, तो मैं कह रहा हूं आयनन ऊर्जा। तो पता है आयनन ऊर्जा क्या होगी, इसी का जस्ट कैसा, इसी का जस्ट पॉजिटिव कैसा होगा, तो अपन इसको बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी और इसकी क्या होगी, जस्ट पॉजिटिव। तो पॉजिटिव अपन इसको कर दो ऐसे, En कर दो। सो दिस विल टर्न इनटू व्हाट, 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू Z स्क्वायर बटे n स्क्वायर जूल। खत्म, इसको नोट करो, बढ़ रहे हैं आगे। चलिए, तो इस तरीके से आयनन ऊर्जा अपनी निकल चुकी है। अब अगली जो कहानी है वो क्या है, आयनन एंथैल्पी। बात समझ में आ रही है बबुआ? तो अगली जो कहानी है वो है आपकी आयनन एंथैल्पी। मैं क्या कह रहा हूं, आयनन, आयनन, ठीक है, और यहां पर है एंथैल्पी। चलो, तो ये हो गई आपकी आयनन एंथैल्पी। और आयनन एंथैल्पी को भी हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, IE से ही करेंगे। पर डिफरेंस क्या है, अरे यार गलत जगह बराबर का साइन लगाओ, नीचे लिखते हैं अपन, थोड़े रुको। तो इसको हम क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे आयनन एंथैल्पी। बात समझ में आ रही है? तो हम इसको बोलेंगे आयनन एंथैल्पी। और ये आयनन एंथैल्पी अभी क्या होगी, एक इलेक्ट्रॉन की बात होती है तो आप ये कह देते हो, बोलो यस सर। आयनन एंथैल्पी यदि हम बोल रहे हैं, मतलब हम बोल रहे हैं 1 मोल के लिए, इसका मतलब ये, ठीक है, 1 मोल के लिए या 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए ऊर्जा, और ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए जो ऊर्जा होगी वो बेसिकली क्या होगी, ध्यान से देखिएगा, राइट। 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए जो ऊर्जा होगी वो बेसिकली क्या होगी, बड़े ध्यान से इसको देखिएगा आप, राइट, वो हो जाएगी 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻23 इंटू 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू Z स्क्वायर डिवाइड बाय n स्क्वायर। कुछ तो आएगा,
कुछ तो वैल्यू आएगी। बात समझ में आई? अब यदि आपका परमाणु में परिवर्तन होता है तो आप Z बदल देना, और यदि आप किसी एक पर्टिकुलर ऊर्जा कक्षा की बात करते हो तो उसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर दोगे? N वहां पर वैल्यू पुट कर देना। तो भैया यहां आगे की तरफ आ जाएगा फिर क्या, और ये आ जाएगा जूल प्रति मोल। बात समझ में आ रही है? तो ये हो जाएगा जूल प्रति मोल, इसको हम बोलेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी। दैट्स ऑल, यही है खेल। और यही क्या है? तो यही है पूरा का पूरा खेल। बात समझ में आ रही है? तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी ये कहानी है। आयनन एंथैल्पी अपन निकाल चुके हैं, आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लो, राइट। और देखो, अब ये जो आयनन एंथैल्पी होती है ना बाबूजी, ठीक है, ये जो आयनन एंथैल्पी होती है ना, इसमें क्या होता है? परिवर्तन भी होता है। किसके साथ साथ? तो भैया वर्गाकार भी परिवर्तन होता है और आवर्त के साथ साथ भी परिवर्तन होता है। किस प्रकार का ये परिवर्तन होता है उसको अपन देख लेते हैं, राइट। तो ये तीनों जो ग्राफ्स हैं इसको बढ़िया से देख लें, अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लें, फिर बढ़ते हैं आगे, बहुत मजा आएगा। चलिए, तो इस तरीके से आपने तीनों ग्राफ्स को बहुत बढ़िया तरीके से देख लिया होगा। पर आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होगी और कुछ एक डाउट्स भी होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस वाले ग्राफ को देखा ही नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि इसमें हमने क्या किया है, बहुत सारे तत्वों को एक साथ ले लिया है। क्लियर है कहानी? पर यदि आप दूसरे वाले ग्राफ को देखेंगे तो आप ये जानेंगे कि भैया लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, मतलब किसकी बात हो रही है? दूसरे आवर्त की बात हो रही है। तो हम किसके अक्रॉस देख रहे हैं भाई? आवर्त के अक्रॉस देख रहे हैं। क्योंकि अपने को देखो, अपना चैप्टर क्या है? गुणधर्मों में आवर्तता। इसका मतलब ये कि जब भी हम किसी गुणधर्म की बात करेंगे, बात समझ में आ रही है, तो हम ये देखेंगे कि भैया हम आवर्त के अक्रॉस, आवर्त जो है, पीरियड जो है, आवर्त में चलेंगे आवर्त में चलेंगे तो उसमें कमी आएगी या उसमें भारीपन आएगा। कुछ इसी तरीके से यदि हम यहां पर देखेंगे तो भैया ये समूह वाली बात है। बोलो यस सर। बात समझ में? तो ये समझ पाना कि आवर्त में या समूह में जिन प्रॉपर्टीज या गुणधर्मों की हम बात कर रहे हैं उसमें किस प्रकार का परिवर्तन आता है, बस इसी को हम कहते हैं आवर्तिता। आवर्तिता का सिंपल जो है वो है आपका भैया चलन। क्या है? चलन। कि किस प्रकार से उसमें चेंज आ रहा है, किस प्रकार से उसमें ट्रेंड जो है वो बन रहा है। ट्रेंड का मतलब क्या होता है? चलन होता है। बात समझ में आ रही है? चलो तो अब यहां पर आवर्त हो गया, वहां पर आपका समूह हो गया। अब आप यदि इससे देखोगे तो आप बोलोगे सर देखो जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है वैसे वैसे तत्व भी बदलते जा रहे हैं, और आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है, क्या है? आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है, आयनन एंथैल्पी जो है, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई? H से रिप्रेजेंट करते हैं। बोलो यस सर। इसमें भी क्या आ रहा है? परिवर्तन आ रहा है। बात समझ में आ गई? इंटरेस्टिंग है कहानी। अब देखो, तो आवर्त में जब आप जाओगे तो क्या होगा? आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसी हो रही है? इंक्रीज हो रही है, यानी कि बढ़ रही है। जब आप किसकी बात कर रहे हो? आवर्त की बात कर रहे हो तो इंक्रीज हो रही है। पर जब आप समूह की बात कर रहे हो और जब आप ऊपर से नीचे जा रहे हो, आवर्त में कैसे कर रहे हो भैया? आप दाएं से बाएं जा रहे हो। बोलो यस सर। आप जो है दाएं से किधर जा रहे हो? बाएं जा रहे हो। पर यदि आप बात करोगे समूह की तो वो कैसी हो रही है? कम हो रही है, यानी कि डिक्रीज हो रही है। कब? जब आप ऊपर से नीचे जा रहे हो। ओके, ठीक है। अब चलो, इतना तो आपके समझ में आ गया। अब दूसरा आपको जो डाउट आया, देखो इधर तो आपको कोनो डाउट नहीं आया। और काहे डाउट नहीं आया? कि भैया इसकी ज्यादा थी, फिर कम हुई, फिर और कम हुई, फिर और कम हुई, फिर और कम हुई। जितने तत्वों की हम बात कर रहे हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के हिसाब से इन सबकी जो अंतिम कक्षा है, राइट, उसमें तो भैया एक एक इलेक्ट्रॉन ही है। बोलो यस सर। अब यदि उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, अच्छा एक बात बताओ, नीचे आने पर आकार भी बढ़ता है। लिथियम से बड़ा सोडियम, उससे बड़ा पोटेशियम, उससे बड़ा रुबिडियम, उससे बड़ा सीजियम, उससे बड़ा फ्रांशियम। बोलो यस सर। तो यदि आकार बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान हो जाएगा, क्योंकि आकार के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन की जो नाभिक है उसके साथ दूरी कैसी होगी? बढ़ जाएगी। तो आकर्षण बल कैसा होगा? कम हो जाएगा। तो हम आसानी से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं। बोलो यस सर। तो यहां तक तो सब कुछ सही चल रहा है। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि भैया लिथियम, बेरिलियम सब कुछ सही चल रहा था, बोरॉन ने आकर यहां पर खेला कर दिया। बोलो यस सर।
कुछ इसी तरीके से एक खेला किसने किया, ध्यान से देखना, अरे यार ऑक्सीजन ने किया। मतलब ठीक है, आप ऐसे तत्व हैं जो जिंदगी के लिए जरूरी हैं, तो आप इस टाइप का एटीट्यूड थोड़ी दिखाओगे भाई कि ट्रेंड को ही फॉलो नहीं करोगे। बात समझ में आई कुछ कि नहीं आई, बोलो यस सर। ठीक है, तो बेसिकली ऐसा हुआ क्यों, बेसिकली ऐसा हुआ क्यों वो अपन समझ लेते हैं। एक्चुअली खेला बोरॉन और ऑक्सीजन ने नहीं किया, इनके पड़ोसियों ने किया, बेरिलियम ने किया और आपके नाइट्रोजन ने किया। और ऐसा क्यों किया वो अपन देख लेते हैं। पहले तो इस गोले को अपन अच्छे से बनाते हैं, इस गोले को अपन अच्छे से बनाते हैं, बात समझ में आ गई। चलिए, तो ये सब समझने के लिए अपने को 2-3 चीजें पता होनी चाहिए। पहला ये कि वो कौन से कारक हैं जिस पर आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो डिपेंड करती है, बोलो यस सर। वो कौन से कारक हैं जिस पर आयनन ऊर्जा जो है, आयनन एंथैल्पी जो है वो क्या करती है, डिपेंड करती है, पहली बात। दूसरी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब हम आवर्त की बात करेंगे तो अपने को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे ध्यान देना है। जब भी हम किसकी बात करेंगे भैया, आवर्त की बात करेंगे, तो हमें ध्यान देना है किस पर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। समझने की कोशिश करते। देखो बेरिलियम और नाइट्रोजन ने खेल बिगाड़ा है, बात समझ में आ रही है। अब एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, क्लियर है कहानी, बोलो यस सर। अब ध्यान से यहां पर देखना, ये पूरा का पूरा जो खेल है वो किस में छुपा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। बात समझ में आ रही है कि हम कहेंगे परमाणु की स्थिरता किसके हिसाब से, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के हिसाब से। बात समझ में आ रही है, परमाणु की स्थिरता किसके हिसाब से, तो यहां हिसाब किसका चलेगा, यह हिसाब चलेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के हिसाब से। भाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के हिसाब से, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के हिसाब से। अब इसका मतलब क्या है, इसका सीधा सीधा सा मतलब ये है, आप ये जानते हो कि जो P आपका क्या होता है, उपकक्षा होती है, राइट, द्विगंशी क्वांटम संख्या होती है, इसमें अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कुछ इसी तरीके से D में अधिकतम 10 आ सकते हैं, F में 14 आ सकते हैं, S में 2 आ सकते हैं। बात समझ में आ रही है। तो क्या है, परमाणु की जो स्थिरता है वो किसके हिसाब से देख रहे बाबूजी हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के हिसाब से। बात समझ में आ गई, कैसे, ध्यान से देखो। मैं कह रहा हूं पूर्ण भरे कक्षक, ठीक है, सबसे ज्यादा क्या होंगे आपके, स्टेबल होंगे। फिर मैं कह रहा हूं भैया अर्ध या आधे भरे कक्षक, हाउ, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। आधे भरे हुए कक्षक, आधे भरे हुए कक्षक बाबूजी, आधे भरे हुए कक्षक, और इनसे कम होंगे कोई भी XYZ। बात समझ में आ रही है, इनकम्प्लीट कह लो या फिर दूसरे कक्षक। कैसे, देख लेते हैं अपन लोग। बात समझ में आई। चलो एक बढ़िया वाला अपन एग्जांपल लेते हैं, एक बढ़िया वाला क्या लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। बड़े ध्यान से इसको आप देखिएगा, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर देखना भैया, मैं ले रहा हूं बोरॉन, बोलो यस सर। मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, मैंने बोरॉन लिया। अपन इस बोरॉन को थोड़ा सा इत्थे लेंगे, इत्थे, ये लो, मैंने बोरॉन लिया, फिर मैंने कार्बन लिया, फिर मैंने नाइट्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया, फ्लोरीन लिया और नियॉन लिया, बोलो यस सर। अब इस सबका यदि हम इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो ये कितना होगा, तो भैया 1s2 देन 2s2 देन 2p1, बोलो यस सर। उसके नीचे वाले का भी क्या होगा आपका, 1s2 देन 2s2 देन 2p2। यही कहानी चलती रहेगी। तो बेटा यहां पर आप ध्यान से देखना, ये ऐसा ही चलता रहेगा। अपन इसको यहां तक ऐसे बना देते, चलो ध्यान से देखना। एक बार यदि ये कॉन्सेप्ट दिमाग में फिट हुआ तो बस आयनाइजेशन एंथैल्पी यदि समझ में आई, बढ़िया तरीके से रटने के लिए तो 2 मिनट में रट लोगे, पर उससे होगा क्या, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। और उससे पता है क्या होगा बेटा, ये जो केमिस्ट्री में ऐसे बोलते हैं ना, अपवाद है, अपवाद है, अपवाद है, मैं मानता हूं भाई अपवाद है, राइट, परेशान भी करते हैं, पर यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उन अपवाद को लेकर पर यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उन अपवाद को लेकर आपको उसके पीछे का एक्सप्लेनेशन भी पता रहेगा। जैसे कायदे से ये ऐसा होना चाहिए था, कायदे से आपका जो बेरिलियम यहां पर है उसको इधर होना चाहिए था, और कार्बन के बाद जो नाइट्रोजन है उसको यहां होना चाहिए था। कितना बढ़िया रहता, देखो जरा, अपने को ग्राफ ऐसा मिलता, ये फिर ऐसा,
फिर कार्बन, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, तो बढ़ते हुए क्रम में अपने को मिलता। पर दो अपवाद बने ना, बेरिलियम मिला और कौन सा मिला, नाइट्रोजन मिला। तो क्यों ऐसे अपवाद मिलते हैं, उसके पीछे प्रॉपर कहानी होती है, उसको हम लोग देख लेते हैं। राइट, चलो तो मैं यहां पर ध्यान से देखना, जो तीसरे नंबर वाला है ना, उस पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5 एंड यहां पर कितना हो जाएगा, 2p6। अब स्टूडेंट्स कहानी क्या है कि भैया जो कक्षक है या तो वो पूर्ण रूप से भरे रहे या तो वो आधे भरे रहे, तो उनकी जो स्टेबिलिटी होगी वो कैसी होगी, सबसे ज्यादा होगी। बोलो यस सर। इसका मतलब ये पूर्ण रूप से कौन सा भरा है, ध्यान से देखो भाई, आपका नियॉन भरा है और क्या भरा है, आपका नाइट्रोजन भरा है। बात समझ में आ रही है? तो तुलनात्मक रूप से, बात समझ में आ रही है, तुलनात्मक रूप से क्या होगा कि इन दोनों की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो कैसी होगी, बहुत ज्यादा होगी, और इसकी तो सबसे ज्यादा होगी। देखो 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 देखो, इसकी तो भयंकर ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी, सबसे, ध्यान से देखना, इसकी कैसी होगी, सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी, यानी कि आयनन एंथैल्पी। बात समझ में आ गई? तो इसकी तो सबसे ज्यादा होगी, किसमें, इस पूरे आवर्त में। चेक करते हैं, ये लो, नियॉन की सबसे ज्यादा होगी, उससे कम फ्लोरीन की होगी, उससे कम किसकी होगी, आपकी उससे कम किसकी होगी, उससे कम ऑक्सीजन की होनी चाहिए थी, पर किसकी होगी, नाइट्रोजन की होगी। अब ध्यान से देखना, ऑक्सीजन नाइट्रोजन को अपन कंपेयर करते हैं। हम कह रहे हैं कि जब हम आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे, हम कह रहे हैं, राइट, हम कह रहे हैं कि जब हम आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे, इसका मतलब ये कि जब हम लिथियम से नियॉन की तरफ जाएंगे तो जो आयनन एंथैल्पी है उसका मान कैसा होगा, बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ता जाएगा, क्योंकि परमाणु का जो आकार है वो कम होता जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो रूल ये कहता है कि बाएं से दाएं, रूल ये कहता है कि बाएं से दाएं जाने पर आकार कैसा होता है, आकार कम होने लगता है। परमाणु आकार लिख देते हैं अपन, ठीक है, परमाणु आकार जो है वो कैसा होने लगता है, सिंपल सी कहानी भैया, कम होने लगता है। अब बेटा परमाणु आकार यदि कम होने लगेगा, परमाणु आकार कैसा हो रहा है, कम हो रहा है। यदि परमाणु आकार कम होगा, मतलब ध्यान से देखो, मतलब आयनन एंथैल्पी, परमाणु आकार यदि कम होगा, इसका मतलब यह हुआ कि आयनन एंथैल्पी बढ़ेगी। बिल्कुल सही है, और बढ़ भी रही है। आयनन एंथैल्पी बढ़ेगी, देखो आयनन एंथैल्पी बढ़ेगी क्योंकि परमाणु का जो आकार है वो कैसा हो रहा है, कम हो रहा है। इसके पहली वाली क्लास में हमने बात की थी, राइट, जहां पर मैंने आपको त्रिज्या के बारे में पढ़ाया था। अब मैं कह रहा हूं भाई आकार कम हो रहा है, इसलिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी कैसी हो रही, कम हो रही है। लिथियम से छोटा आपका फ्लोरीन है, बोलो यस सर, राइट। तो अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी यदि कम हो रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में और मशक्कत करनी पड़ेगी, बोलो यस सर। इसका मतलब यह हुआ कि जब हम बाएं से दाएं जाते हैं, राइट, तो परमाणु का जो आकार है वो कैसा हो रहा है, बोलो कम हो रहा है, राइट, सिंपल सी बात, मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी। चलो, बढ़ भी रही है, बढ़ भी रही है, क्योंकि एक आवर्त के लिए सीखना है, उसके बाद के सारे आवर्त में यही कॉन्सेप्ट जो है वो क्या करेगा, लागू होगा। तो अब बढ़ तो रही है, बोलो यस सर। फिर अपवाद आ गए, कौन से, बेरिलियम और नाइट्रोजन। क्यों आए, समझते हैं। इसको नोट किया, पक्का? चलो, तो इसका मतलब ये हुआ, राइट, ये जो अपन ने लिखा था इसको अपन फिर से लिखते हैं। अच्छा छोड़ो, जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन की जो आयनन एंथैल्पी है, इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन की आयनन एंथैल्पी नाइट्रोजन से ज्यादा होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? पर यदि हम इसको यहां पर बनाते हैं, पर यदि हम इसको यहां पर बनाते हैं, 1 2 3, और भैया इसको भी अपन यहां पर ऐसे बनाते हैं, तो इसमें तो आपके 3 इलेक्ट्रॉन हैं, पर इसमें आपके 4 इलेक्ट्रॉन है, 2p4 है। तो अब बताओ जरा, कौन सा वाला जो कक्षक है वो ज्यादा स्थिर होगा, ज्यादा स्टेबल होगा? तो सीधी बात ये कि जब ये कक्षक की आप बात करोगे तो ये कैसा होगा,
तुलनात्मक तरीके से ज्यादा स्थिर कक्षक होगा, ज्यादा स्थिर कक्षक होगा। किससे कंपेयर करेंगे? यदि हम ऑक्सीजन से कंपेयर करेंगे तो। फ्लोरीन से कंपेयर करेंगे तो नहीं, क्योंकि फ्लोरीन का आकार इतना कम है, राइट, कि यहां पर कक्षक वाला जो कॉन्सेप्ट है वो लागू नहीं होता। बात समझ में आ रही? तो इंटरेस्टिंग बात ये कि भैया नाइट्रोजन का कक्षक ज्यादा स्टेबल है। क्लियर? तो अब ये देखो ना, आधा भरा हुआ कक्षक और फिर वो क्या हो गया आपका दूसरे कक्षक। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से यदि आप देखोगे तो नाइट्रोजन का कायदे के रूप से कम होना चाहिए था, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान होना चाहिए था, पर क्योंकि नाइट्रोजन में 2p3 है और इसकी स्टेबिलिटी यानी कि स्थिरता जो है वो कैसी है, ऑक्सीजन से कंपैरेटिवली ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा बेटा, कि नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना मुश्किल है, पहला इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना, और ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन निकालना कंपैरेटिवली इजी है। बात समझ में आ रही? तो ध्यान से देखिएगा, ऐसे ही किसके साथ होता है? बेरिलियम के साथ होता है। ऐसा ही किसके साथ होता है? बेरिलियम के साथ होता है। ठीक है, तो सीधी बात ये भैया आपके कक्षक यदि पूरे भरे हैं, ये बनाता हूं मैं पूरे भरे कक्षक, आपके कक्षक यदि पूर्ण रूप से भरे हुए हैं या फिर अर्ध रूप से भरे हुए हैं, या फिर अर्ध रूप से भरे हुए हैं, तो बेटा जी इससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। ध्यान से देखो, इससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालोगे तो ये ऐसा दिखने लगेगा, इससे एक इलेक्ट्रॉन को आप बाहर निकालोगे, राइट, तो ये ऐसा दिखने लगेगा। बोलो यस सर। तो भाई ये अनस्टेबल हो गया। कैसा हो गया? अनस्टेबल हो गया। अच्छा एक बात बताओ, ये कक्षक है, मैं कह रहा हूं ये कक्षक है, बोलो यस सर। ये कक्षक है, किसका है? ऑक्सीजन का कक्षक है, बोलो यस सर। इससे यदि आप एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हो, राइट, जैसे आपने इससे एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से हो जाएगा। तो ऑक्सीजन कहता है भाई सुनो, मेरे को कम ऊर्जा दोगे तो भी मैं इलेक्ट्रॉन निकाल लूंगा। नाइट्रोजन ऑक्सीजन की फीलिंग समझकर देखो बेटा, नाइट्रोजन कहता है यार देखो मैं स्टेबल हूं भाई, मेरी सरकारी नौकरी लग गई, मेरा प्लेसमेंट हो गया, बोलो यस सर। नाइट्रोजन कहता है मैं पूरे तरीके से स्टेबल हूं, नाइट्रोजन कहता है मैं पूरे तरीके से स्टेबल हूं, मेरे जो कक्षक है वो कैसे हैं? कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल हैं, ज्यादा स्थिर है, बोलो यस सर। तो नाइट्रोजन का कहना है मैं पूर्ण तरीके से स्टेबल हूं, भाई मत निकालो यार मेरे से इलेक्ट्रॉन बाहर। पर यदि आप इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे तो आपको ज्यादा ऊर्जा तो देनी पड़ेगी। बात समझ में आई? अब ऑक्सीजन का कहना है कि देखो अभी मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, पर यदि आप मेरा एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हो तो ऐसा तो नहीं है कि मैं फ्री में काम कर दूंगा, मान जाऊंगा, ऊर्जा नहीं लूंगा। भैया मेरे को ऊर्जा लगेगी, पर क्योंकि मेरा फायदा हो रहा है। कैसे फायदा हो रहा है? अभी 4 थे तो कक्षक की जो अस्थिरता थी वो थोड़ी सी ज्यादा थी। स्थिर बनाने के लिए ये अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है, बाहर निकाल यदि दोगे तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा दिखने लगेगा। तो सीधी बात ये है, आपको ये चीज दिमाग में फिट रखनी है। ये पी ब्लॉक पे लागू होता है, डी ब्लॉक पे लागू होता है, और किस पर लागू होता है? आपके एफ ब्लॉक पर। बात समझ में आ गई? चलिए, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, बड़े ध्यान से देखिएगा, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, राइट। चलो नोट 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 नोट, हरे आप, और यदि कोई डाउट है बेटा पूछ लेना, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, तो ये अपवाद कैसे होते हैं ये तो अपने समझ में आ गया। ये दोनों चीजों को अपने दिमाग में नोट कर लीजिएगा। यहां पर जो खेल है वो इसलिए है क्योंकि भैया इसके पास, यहां पर जो खेल है वो इसलिए है क्योंकि इसके पास 2s2 है और इसके लास्ट में 2p3 आ रहा है, और s2 और p3 जो रहेगा वो आपका कंपैरेटिवली ज्यादा स्थिर होगा। इनसे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा समझना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या? ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? आयनन ऊर्जा। बात समझ में आ गई? मस्त वाली कहानी नोट कर लो। चलो कर लिया, ठीक है। अब एक और चीज, अब आप सोचो सोचो सोचो, सोचना पड़ेगा। बात समझ में? भैया जिनके कक्षक पूर्ण रूप से भरे हुए हैं, जिनके कक्षक पूर्ण रूप से भरे हुए हैं, उनकी जो स्टेबिलिटी या स्थिरता होगी वो क्या भयंकर नहीं होगी? क्या एटीट्यूड में रहते होंगे ना, हमको नहीं करनी बॉन्डिंग किसी से। चलो तो पूर्ण रूप वाले जो हैं उसको अपन देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। उदाहरण लेते हैं, उदाहरण। एक तो नियॉन लिखा है, बोलो यस सर। एक तो नियॉन लिखा है, बोलो यस सर, ठीक है। चलो
एक और लिखूं, ठीक, आर्गन बनाते हैं, आर्गन आर्गन आर्गन। नोबल गैसों की बात कर लेते हैं, उस उत्कृष्ट गैसों की अपन बात कर लेते हैं, राइट। मैं कह रहा हूं आर्गन और परमाणु क्रमांक है 18। मैं कह रहा हूं Ar और परमाणु क्रमांक कितना है, तो भैया 18 है। कितना है, 18 है, राइट। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6, फिर 3s2, फिर भैया 3p6, 3p6। बात समझ में आ गई। तो यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका 3p6 होगा, सही जा रहा हूं ना, गिनती तो आती होगी, बोलो यस सर, राइट। चलिए, तो मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो यहां पर कितना दिया हुआ है, 3p6। कितना दिया हुआ है, 3p6। मतलब कि फिर वही खेल शुरू हो गया। अपन ने फिर यहां एक डिब्बा बनाया और हमने कहा पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा, पांचवा और छठवां इलेक्ट्रॉन। बोलो यस सर। पहला, दूसरा, तीसरा, पूरे 6 इलेक्ट्रॉन अपन ने भर डाले। अब बताओ, इसी तरीके से जितनी उत्कृष्ट कैसे होंगी, पीरियोडिक टेबल यदि आप देखेंगे तो सबके लास्ट में कितना आएगा, सबके लास्ट में p6 आएगा। बोलो यस सर। अरे सबके लास्ट में p6 आएगा, बोलो यस सर। बात समझ में आ रही है? सबके लास्ट में कितना आएगा भैया, p6 आएगा। और इनकी जो स्थिरता यानी कि स्टेबिलिटी होगी वो कैसी होगी, बहुत ही ज्यादा होगी। बात समझ में आई? इसका मतलब कॉमन सेंस ये कहता है कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन की जो आयनीकरण ऊर्जा होगी वो कैसी होगी, बहुत ही ज्यादा होगी। बात समझ में आई? इनकी जो आयनीकरण ऊर्जा होगी वो कैसी होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि इनका जो p कक्षक है वो पूर्ण रूप से भरा हुआ है। बात समझ में आ गई? तो सीधी बात ये कि p6 की स्टेबिलिटी यानी कि स्थिरता बहुत ज्यादा होती है। उसमें से यदि आपको इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो बहुत सारा क्या देनी पड़ेगी, ऊर्जा देनी पड़ेगी। उसी को अपन बोलेंगे आयनन एंथैल्पी का ज्यादा होना बबुआ। चलो, बात समझ में आ गई? इसलिए देखो हीलियम की सबसे ज्यादा, अरे गौर फरमाओ यार, हीलियम की सबसे ज्यादा, फिर नीचे आए लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन किधर गया है? अच्छा, सारे नहीं बनाए इन्होंने, ट्रेंड को समझाने की कोशिश की है। तो आप देखेंगे प्रत्येक आपके आवर्त में, आप ये देखेंगे कि प्रत्येक आपका जो आवर्त होगा उसमें जो नोबल गैसेस आपकी होंगी, उत्कृष्ट गैसेस जो आपकी होंगी, राइट, उनकी आपकी आयनन ऊर्जा जो है वो कैसी होगी भैया, अधिकतम होगी, मैक्सिमम होगी। तो अब हम दो चीजों को डिस्कस करने वाले हैं कि आयनन ऊर्जा जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, और हम ये देखने वाले हैं कि वो कौन से कारक हैं जो आयनन ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। बात समझ में आएगी? इसको जल्दी से बढ़िया से अपने कॉपी में अब फिर से एक बार नोट कर लो, है ना, फिर से नोट कर लो। फिर जिन टॉपिक्स के बारे में मैं बात कर रहा हूं उनको करते हैं डिस्कस। नोट करो। चलिए, तो इस तरीके से ये बात तो अपने समझ में आ गई कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो पूरा का पूरा खेल करता है किसमें, आयनन एनर्जी के कमियां ज्यादा होने में। बात समझ में आ रही है? अब सवाल पैदा होता है कि क्या सर किसी तत्व से हम एक ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकते हैं या फिर एक से ज्यादा बाहर निकाल सकते हैं? तो भैया आप जितने चाहे उतने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकते हैं, पर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको देनी पड़ेगी अलग अलग मात्रा में क्या, ऊर्जा। कैसे, समझने की कोशिश करते हैं। अब यार मैं कह रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है? देखो, अब आपने देखा होगा कि जब आयनन एंथैल्पी की बात होती तो इस तरीके से लिखा रहता है। अभी इसका मतलब क्या है? तो जब से, बात समझ में आ रही है, जब से हमारी केमिस्ट्री शुरू हुई है और जब तक हमारी केमिस्ट्री चलेगी तब तक जो है हमें सिंबल का मतलब पता होना चाहिए। और इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से देखोगे तो भैया देखो, यहां पर डेल्टा है, बोलो यस सर। इस डेल्टा का मतलब होता है चेंज यानी कि परिवर्तन। इसका मतलब क्या होता है, चेंज यानी कि परिवर्तन। बोलो यस सर, राइट। अच्छा, यहां पर आई लिखा हुआ है ना, तो बेटा ये जो आई होगा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, प्रोसेस को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, प्रोसेस को। प्रोसेस क्या होती है, तो प्रक्रिया होती है। प्रोसेस क्या होती है, तो प्रक्रिया होती है, राइट। और यदि उसके पड़ोस में एच बना हुआ है तो ये बात करेगा उस प्रॉपर्टी की यानी कि गुणधर्म की। तो प्रॉपर्टी या गुणधर्म जानते हो आप, बोलो यस सर, राइट। तो इसी तरीके से एक बात बताओ, यदि कहीं पर लिखा हुआ है डेल, बोलो यस सर। डेल का मतलब तो चेंज है, बोलो यस सर, राइट। तो कहीं पर लिखा हुआ है बाबूजी यदि डेल, और नीचे की तरफ यदि लिखा हुआ है CUB और यहां पर लिखा हुआ है H,
तो इसका मतलब क्या होगा, देखो CuB का मतलब क्या होता है, कंबशन होता है, यानी कि दहन होता है। अब क्या है, जो सिंबल्स होते हैं उसमें अपन इंग्लिश में ही लिखते हैं, हिंदी में हम सामान्यतः नहीं लिखते हैं। बात समझ में आ रही है? तो दहन, तो हम बोलेंगे इसको क्या, हम इसको बोलेंगे दहन के समय एंथैल्पी में चेंज, दैट्स ऑल। एंथैल्पी में परिवर्तन, दैट्स ऑल। तो इसको हम बोलेंगे दहन के समय एंथैल्पी में क्या, परिवर्तन। बात समझ में आ गई? इंटरेस्टिंग कहानी। चलो, तो ये हो गई आपकी दहन के समय एंथैल्पी में परिवर्तन, है ना। अच्छा, इस 1 का मतलब क्या है, तो फर्स्ट नंबर है। यदि मैं ऐसे लिख देता हूं, मतलब इसका मतलब यह है कि जब पहला इलेक्ट्रॉन निकाला गया, ठीक है। अब यदि कहीं पर लिखा है डेल IH2, इसका मतलब यह है कि ऊर्जा में परिवर्तन होगा, या आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, इतनी एंथैल्पी देनी पड़ेगी कि दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। बात समझ में आ रही है? तो आपको यह चीज समझनी है कि डेल्टा का मतलब परिवर्तन से है, बोलो यस सर। I का मतलब प्रोसेस से है, और H जो है भैया उसका मतलब है प्रॉपर्टी से। किससे है? प्रॉपर्टी से। कुछ इसी तरीके से अपन डेल EG लिखते हैं और H लिखते हैं, बोलो यस सर। तो EG इज व्हाट, इलेक्ट्रॉन गेन, H इज व्हाट, एंथैल्पी, और डेल्टा इज व्हाट, परिवर्तन। कहीं पर यदि ऐसा लिखा हुआ है डेल, कहीं पर लिखा है डेल, फिर लिखा है मिक्स, और यदि यहां पर लिखा है V, तो इसका मतलब क्या है, मिक्स करते समय वॉल्यूम में परिवर्तन। इसका मतलब है आपका मिक्स करते समय वॉल्यूम जो होगा उसमें क्या होगा, परिवर्तन होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। अब थोड़ी कॉमन सेंस की बात करते हैं, नोट करना है, सवाल ही नहीं पैदा होता, है ना। चलो अब मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से देखना भैया। मेरे पास है सोडियम। अब इस सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2, 8 और 1, बोलो यस सर। तो सोडियम जो है उससे हमने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, तो अपने को ऐसा मिल गया, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2, 2 और 8, बोलो यस सर। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये स्थिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को गेन कर रहा है ना। ध्यान से देखना, ये समझ में आना बहुत जरूरी है। 281 था, बोलो यस सर। ये 281 से क्या बन रहा है, 28 बन रहा है। मतलब ये कि ये एक उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है उसको धारण कर रहा है, बोलो यस सर। तो यदि ये उत्कृष्ट गैस बनेगा तो सोडियम भी क्या सोचेगा, उत्कृष्ट गैस का मतलब आदर्श गैस होना, सेटल होना, स्थिर होना, गवर्नमेंट जॉब लगना। बात समझ में? तो सोडियम सोचेगा यार कम एनर्जी में भी इलेक्ट्रॉन दे दूंगा मैं। तो सोडियम क्या सोचेगा कि कम एनर्जी में भी मैं इलेक्ट्रॉन दे दूंगा, क्योंकि मेरा जो विन्यास है, बात समझ में आई, क्योंकि मेरा जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 28 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर अपने को कम ऊर्जा देनी पड़ेगी, यहां पर अपने को कम ऊर्जा देनी पड़ेगी। पर यदि हम कहते हैं कि भैया सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसा है और उसके ऊपर ये आवेश है और हम उसको बना रहे हैं Na2+, बात समझ में आई? तो यहां पर अब देखो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और यहां पर 7 हो गया। अभी इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा। ऊपर वाले केस में वो अस्थिर विन्यास से स्थिर विन्यास था, यानी कि आप कम ऊर्जा देते तो भी काम चल जाता, बोलो यस सर। पर नीचे वाले में पहला इलेक्ट्रॉन तो आसानी से निकल जाएगा, बोलो यस सर। पहला इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी से निकल जाएगा, उसके लिए कम ऊर्जा लगेगी। तो अपन लिख देते हैं यहां पे कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा में निकल जाएगा, बोलो यस सर। कम ऊर्जा में निकल जाएगा, बात समझ में आ रही है? पहला इलेक्ट्रॉन जो है वो कम ऊर्जा में निकल जाएगा, बोलो यस सर, राइट। पर यदि हम बात करेंगे दूसरे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की, तो अब क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थिर हो चुका है, अब आप कह रहे हो कि भैया हम उसमें से भी इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो ऐसा खुरापात थोड़ी चलता है बाबूजी। बात समझ में आई? तो कहने का मतलब यहां पे 28 था और ये कितना हो गया आपका, 27 हो गया। भाई आप स्थिर को अस्थिर बना रहे हो, आपको भयंकर वाली क्या देनी पड़ेगी, ऊर्जा देनी पड़ेगी। बात समझ में आई? तो आपको देनी पड़ेगी भयंकर ऊर्जा। तो भैया ऐसा है कि कुछ एक ऐसे कारक होते हैं जो आयनीकरण ऊर्जा को, आयनीकरण एंथैल्पी को, आयनन एंथैल्पी को प्रभावित करते हैं। उसको अपन देख लेते हैं। बात समझ में आई? तो देखो
दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो मैं लिख रहा हूं सेकेंड इलेक्ट्रॉन ज्यादा ऊर्जा में बाहर निकलेगा। बोलो यस सर, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा ऊर्जा में बाहर निकलेगा। बात समझ में आ रही है? बड़ी इंटरेस्टिंग ये कहानी है। क्लियर? तो अब ऐसा नहीं कि सोडियम के साथ होगा भैया, ये ग्रुप A1 हेलिना कब्र से फरार वाला जो ग्रुप है उसमें सबके साथ यही चीज क्या होगी आपकी, लागू होगी। तो ये किसके लिए था? तो ये था आपका, ध्यान से देखिएगा, राइट, समूह एक के लिए। ये किसके लिए था? समूह एक के लिए। समझ में आ गई बात? नोट करो। चलो हरी अप हरी अप हरी अप हरी अप हरी अप। कर लिया। अब सवाल पैदा होता है कि सर थोड़ा और तूफानी करते हैं अपन, मैग्नीशियम लेते हैं बाबा, मैग्नीशियम 2 8 एंड 2। बोलो यस सर। इसको यहां से हटाते हैं और इसको अपन बनाते क्या? ध्यान से देखना, इसको बनाते हैं Mg प्लस और E। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2। अब ये बताओ 2 8 और 2 और 2 8 और 1 में ज्यादा स्टेबल यानी कि अस्थिर कौन है? आप बोलेंगे सर वही वाला स्थिर है, क्योंकि इसका S जो है वो परिपूर्ण है और इसका जो S है वो अपूर्ण है। इसका मतलब ये कि पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने में पूरा का पूरा जो खेल है वो छुपा हुआ है किसमें? वो छुपा हुआ है आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सममिति में। राइट? इंटरेस्टिंग ये कहानी। चलो, तो मैं कह रहा हूं ये स्टेबल था और ये कैसा है आपका? अनस्टेबल है। तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन को ज्यादा बाहर निकालने में क्या देनी पड़ेगी? ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी। बात समझ में आएगी? बोलो यस सर। अब यहां पर अपन लेते हैं Mg 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 और यहां पर लेते हैं 2 8 और 1। बोलो यस सर। और अब देखो, इस मैग्नीशियम का कहना है कि भाई मेरे को अष्टक पूरा करना है, मेरे को भी सेटल होने का अधिकार है, मेरे को निकाल रहे हो तो दोनों इलेक्ट्रॉन निकालो, नहीं तो छेड़ मत करो। अब आप पहला इलेक्ट्रॉन जब निकालोगे तो आपको बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी मैग्नीशियम को मनाने के लिए कि दादा एक इलेक्ट्रॉन दे दे भाई। बात समझ में आ रही है? एक टॉपिक बन जाएगा। चलो, एक इलेक्ट्रॉन दिया तो ऐसा बन गया। क्या ये स्टेबल होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो है उसको गेन नहीं किया, आदर्श गैस विन्यास को इसने गेन नहीं किया। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा, Mg हो जाएगा और 2 प्लस हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन और निकल जाएगा। एंड दिस विल टर्न इनटू व्हाट? 2 8। तो एक ये स्थिर था, एक ये स्थिर है। तो मैग्नीशियम इज लाइक कि मेरा पहला जब इलेक्ट्रॉन निकालते हो ना बाहर तो मेरे को बहुत ऊर्जा चाहिए होती है। दूसरा इलेक्ट्रॉन जब आप निकालोगे तो ऊर्जा तो अभी भी देनी पड़ेगी, क्योंकि प्रोटॉन ने अब इलेक्ट्रॉन्स को खींच के रखा हुआ है। पर दूसरा इलेक्ट्रॉन जब निकालोगे, ठीक है, तो बहुत ज्यादा ऊर्जा देने की जरूरत नहीं है। कम कम पर इससे ज्यादा। कम का मतलब इस वाली ऊर्जा से कम नहीं, अभी अपन उदाहरण से समझेंगे। कम ऊर्जा में बाहर हो जाएगा, दैट्स ऑल। और ये किसकी बात हो रही है? तो भैया ये समूह 2 की बात हो रही है। बात समझ में आई? तो मान लेते हैं कि यदि ये 40 जूल में बाहर निकल रहा है, राइट, यदि ये 40 जूल में बाहर निकल रहा है तो भैया ये 85 जूल में बाहर निकलेगा दूसरा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पर सोडियम के केस में, लिथियम के केस में, पोटेशियम के केस में ये जो खेल है वो क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। वैल्यूज देखते हैं, उससे जल्दी क्लियर होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो आओ, कहां गई वैल्यूज? ये अब आप ध्यान से देखना, मस्त ही वाली बात देखो। लिथियम बेरिलियम दिख रहा है? बोलो यस सर। लिथियम और बेरिलियम में भैया ये पहला फर्स्ट ग्रुप है। बोलो यस सर। और ये जो है ये सेकंड ग्रुप है। बोलो यस सर। यस सर बोलो, मजेदार बात। ठीक है, अब आप देखेंगे लिथियम का जो पहला इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो 520। अच्छा, अब आपको सिंबल भी क्लियर होगा। ये सारी वैल्यूज को हमने किलो जूल पर मोल में लिया हुआ है। बात समझ में आ रही है? इंटरेस्टिंग कहानी। चलो, मैं क्या कह रहा हूं? चेंज आयनाइजेशन एंथैल्पी में, कि कौन सी वाली? पहली में। पहला इलेक्ट्रॉन लिथियम का जब आप बाहर निकाल रहे हो तो आपको कितनी ऊर्जा देनी है? 520। लिथियम का पहला इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने में आपको ऊर्जा कितनी देनी है? 520। और लिथियम कैसा हो गया? स्टेबल हो गया। फिर लिथियम था आपका यहां पर, ये 3 था, ये 2 था और ये 1 था। इसको आपने निकाला, लिथियम स्टेबल हो गया। तो पहले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में 520 किलो जूल पर मोल। बोलो यस सर।
अब लिथियम स्टेबल हो गया। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन यदि आप एक स्टेबल आयन से निकालने की कोशिश करोगे, एक तो विन्यास उसका स्टेबल हो गया, ऊपर से प्रोटॉन की संख्या एक ज्यादा है इलेक्ट्रॉन की संख्या से, तो प्रोटॉन कहेगा विन्यास भी स्टेबल है और मैं जो है अपने इलेक्ट्रॉन को कहीं नहीं जाने दूंगा, मैं अपने बाबू को कहीं नहीं जाने दूंगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में तगड़ी वाली ऐसी क्या होती है, केमिस्ट्री होती है। देखो तो अब जो है प्रोटॉन उस इलेक्ट्रॉन को बाहर ही नहीं जाने देगा, पर हमको तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, हम मानने वाले हैं नहीं, तो भैया हमको भयंकर ऊर्जा देनी पड़ेगी। इसका मतलब यह कि जब समूह एक की आप बात करोगे तो पहला इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है, पर दूसरा इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है। बात समझ में आई? बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। अब बेरिलियम के लिए देखिए, पहला इलेक्ट्रॉन जो था वो 900 किलो जूल पर मोल में निकला, पर दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है वो इससे कम नहीं होगा बेटा। कई बार क्या होता है, मिसकंसेप्शन हो जाता है, बात समझ में आ रही है, और गलत तरीके से आप कनेक्ट कर लेते हो। ध्यान से देखो तो अभी ये कितना है आपका 900 किलो जूल पर मोल है, राइट। दूसरा वाला जो होगा इससे लगभग डबल होगा, और दूसरी वाली जो एनर्जी होगी इससे लगभग डबल होगी। तो आप ध्यान से देखो, इसका पहला इलेक्ट्रॉन 520 में, इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन बहुत एनर्जी में, इसका पहला 900 में, और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है उसमें उतनी ऊर्जा नहीं देनी पड़ी, क्योंकि वो तो चाहता ही था कि कोई उसका दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल ले। बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब ये कि यदि आपको तत्वों के बीच की फीलिंग समझ में आती है तो ये पूरी जो कहानी है ये हो जाएगी बड़ी इंटरेस्टिंग, राइट। चलिए, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, नाउ इट्स टाइम फॉर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन की अभी दूसरी वाली नहीं देखनी है, हमने को पहली वाली देखनी है। हम कहते हैं कि जैसे जैसे हम किस तरफ जाते हैं, बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं, राइट, जैसे जैसे हम बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं आयनन एनर्जी इंक्रीज होती है। बोलो यस सर, ठीक है। तो अब देखो, कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन की होनी चाहिए थी, बिल्कुल है, पर ऑक्सीजन की नाइट्रोजन से ज्यादा होनी चाहिए थी, पर नहीं है, क्योंकि कार्बन जो है वो क्या है, ध्यान से देखिएगा, कार्बन के लास्ट में आता है बाबूजी 2p2, नाइट्रोजन के लास्ट में क्या आता है 2p3, और ऑक्सीजन के लास्ट में क्या आता है 2p4। तो बताओ सबसे ज्यादा स्थिर कौन हुआ, नाइट्रोजन हुआ। तो नाइट्रोजन की ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में होनी चाहिए थी, पर नाइट्रोजन की ज्यादा क्यों है, क्योंकि नाइट्रोजन के लास्ट में आता है 2p3, और जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि आधे भरे या फिर पूर्ण रूप से भरे हुए आपके जो कक्षक होते हैं उनकी स्थिरता कैसी होती है, ज्यादा होती है। इसी को हम कहते हैं विन्यास की सममिति। इसी को हम क्या कहते हैं भैया, विन्यास की सममिति। तो अब देख लेते हैं कि ये जो हमारी आयनन ऊर्जा होती है ये किन चीजों पर डिपेंड करती है। तो बड़े ध्यान से देखिएगा कि भैया परमाणु आकार यदि बढ़ेगा तो आयनन ऊर्जा कैसी होगी, कम होगी। परमाणु आकार यदि बढ़ेगा तो आयनन ऊर्जा कैसी होगी, कम होगी। भैया परमाणु आकार यदि बढ़ेगा तो आपकी जो आयनन ऊर्जा है वो कैसी होगी, कम होगी। आकार बढ़ने से नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो अंतर है वो कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अंतर बढ़ जाएगा तो प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन पे असर कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब ये कि कम ऊर्जा देकर आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हो, राइट। मैं क्या कह रहा हूं, नोट कर लो। वैल्यू कुछ याद नहीं रखनी, बस रिलेशन याद रखना कि पहले समूह के लिए, ये दो समूह है ना, पहले समूह के लिए पहली ऊर्जा कम, दूसरी भयंकर ज्यादा। दूसरे समूह के लिए दूसरी, पहली ऊर्जा जितनी रहेगी दूसरी ज्यादा तो रहेगी पर लगभग डबल रहेगी, ठीक है। चलो कर लिया, पक्का, बढ़ते हैं आगे, चलो पूरा खेल निपटाते हैं। अब दूसरी बात भैया, नाभिकीय आवेश। नाभिकीय आवेश मतलब क्या, जब भी कोई बात नाभिकीय आवेश की करता है आप सीधे जोड़ दो उसको प्रोटॉनों की संख्या से। अब यदि प्रोटॉन ज्यादा होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स को लेकर उनका जो प्यार है, लाड़ है, राइट, वो भी कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ने से इलेक्ट्रॉन को लेकर उनका जो प्यार है वो भी कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये कि प्रोटॉन जो है, जो कि पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बहुत ज्यादा पावर के साथ अट्रैक्ट करके रखेगा। बोलो यस सर। तो भैया ऐसे में इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना कैसा हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। मतलब नाभिकीय आवेश के बढ़ने के साथ साथ आयनन ऊर्जा जो है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, उसमें वृद्धि हो जाएगी, राइट। इंटरेस्टिंग ये कहानी, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद देखो, विन्यास की सममिति आप जान चुके हो, ठीक है। विन्यास की सममिति में आपको ये लिखना है
कि पूर्ण रूप से भरे हुए कक्षक या अर्ध रूप से भरे हुए कक्षक जो रहते हैं, राइट, उनकी आयनन ऊर्जा कैसी होती है? बहुत ही ज्यादा होती है, राइट। चलो और आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन भेदन क्षमता क्या होती है? इलेक्ट्रॉन भेदन क्षमता का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की नाभिक की तरफ गति करना। अब एक बात बताओ, ये आपका नाभिक है, बोलो यस सर। भाई यहां पर ये आपका इलेक्ट्रॉन है, अब ये इलेक्ट्रॉन इधर जाने की कोशिश कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं पेनिट्रेशन पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन की भेदन क्षमता। बोलो यस सर। अब भैया इलेक्ट्रॉन इधर जाने की क्या कर रहा है? कोशिश, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन नाभिक की तरफ जाएगा उसकी उतनी ज्यादा भेदन क्षमता होगी। बोलो यस सर। तो जितनी इलेक्ट्रॉन की भेदन क्षमता होगी उतनी ही ज्यादा ऊर्जा आपको देनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। बोलो यस सर। बात समझ में आ गई? तो एक कहानी जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो ज्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। तो ये वाला क्लियर, ये वाला भी क्लियर, ये वाला भी क्लियर और ये वाला भी क्लियर। सवाल पैदा होता है आवरण प्रभाव क्या होता है? सवाल पैदा होता है कि आवरण प्रभाव क्या होता है। बात समझ में आ रही? तो देखो क्या होता है कि सेकेंड लास्ट और थर्ड लास्ट जो आपकी कक्षा होती है ना, छोटे परमाणु में आवरण प्रभाव नहीं होता है बेटा, पर जो बड़े परमाणु होते हैं ना वहां पर पक्का पक्का आवरण प्रभाव होता है। और होता क्या है, एक बात बताओ, आवरण का मतलब क्या? किसी चीज को सुरक्षित करना, आवरण डाल देना उसके ऊपर, राइट। चलो तो उसको अपन समझते हैं, ठीक है। इसको हटा दो यहां से, बोले यस सर, ठीक। चलो, आवरण प्रभाव को अपन कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर आपका क्या, शील्डिंग इफेक्ट। आवरण प्रभाव को हम क्या कहते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट। शील्ड का मतलब क्या होता है भाई? आवरण होता है। बात समझ में आ रही है? और यह आपका जो आवरण प्रभाव है इसी को हम कहते हैं परिरक्षण प्रभाव, ठीक है। होता क्या है देखते हैं, इसको जानते हो? हाँ सर, न्यूक्लियस है, नाभिक है ये। चलो तो भाई ये हो गया आपका नाभिक, ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन, ये भी हो गया आपका इलेक्ट्रॉन और ये भी हो गए आपके इलेक्ट्रॉन। चलो नाभिक बना लिया। काहे इतना, रुको रुको रुको, काहे इतना दर्द अपन ले रहे हैं? काहे ले रहे हैं? रुको, अरे रुको, अरे रुको, अपने पास पूरा खेल है भाई, इस खेल को अपन खेलेंगे, राइट। चलो 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 चलो। अब ध्यान से देखना है, इसकी डेफिनेशन तो आपको मिल ही जाएगी पर इसको समझना बहुत जरूरी है। बात समझ में आ रही है? आवरण प्रभाव का मतलब क्या होता है? देखो कि आपके जो, मैंने क्या कहा, सेकेंड लास्ट ऑर्बिट और आपकी जो थर्ड लास्ट ऑर्बिट है, ठीक है, वो खुद जो है, देखो ये जो नाभिक है ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। बोलो यस सर। पर क्या होता है कि ये जो अंदर की जो शेल होती है वो बाहर की शेल तक नाभिक का जो आकर्षण बल है ना उसको कम पहुंचने देती है। मतलब यहां से जो आकर्षण बल लग रहा है बाहरी इलेक्ट्रॉन पे, क्योंकि आयनन का सीधे सीधे लेना देना किससे है? बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन से। बोलो यस सर, मस्त वाली बात, ठीक है। तो अब होता क्या है कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है, नाभिक तो चाहता है कि भैया उसको खींच कर रखूं मैं, पर अंदर वाली जो शेल यानी कि ऑर्बिट होती है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट, वो आकर्षण बल को इस जगह तक नहीं पहुंचने देते। मतलब वो आकर्षण बल को यहां जाने से परिरक्षण करते हैं, रोक कर रखते हैं। तो इस प्रभाव को हम क्या बोलते हैं? आवरण प्रभाव। फिर से कह रहा हूं, सेकेंड लास्ट, थर्ड लास्ट जो आपकी कक्षाएं होती हैं ये सिर्फ बड़े अणुओं में होता है, स्पेशली पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में होता है। तो सेकेंड लास्ट और थर्ड लास्ट आपकी जो ऊर्जा कक्षा होती है बेटा जी, राइट, वो क्या करती है कि आकर्षण बल जो रहेगा उसको अंतिम आपकी जो कक्षा है वहां तक नहीं पहुंचने देगी, पूरी तरीके से नहीं पहुंचने देगी। पहुंच तो जाएगा पर पूरी तरीके से नहीं पहुंचने देगी। इसका मतलब यहां पर वो एक आवरण जैसा कॉन्सेप्ट दर्शाएगी। बात समझ में आ रही? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आवरण प्रभाव। अब इसके कारण होता क्या है, ध्यान से देखो। इसके कारण इस इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का जो असर है वो कम हो जाता है। अब यदि इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का असर कम हो जाएगा, राइट, तो ये जो त्रिज्या है ये बढ़कर ऐसी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन पर यदि नाभिक का असर कम हो गया तो त्रिज्या जो है वो तुलनात्मक तरीके से कैसी हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो आवरण प्रभाव क्या है? एक मिनट, आवरण, ध्यान से देखिएगा, प्रभाव के कारण, आवरण प्रभाव के कारण
अंतिम कक्षा बढ़ जाएगी, तो आकार बढ़ जाएगा, पर आवरण प्रभाव कौन दर्शाती है? सेकेंड लास्ट, थर्ड लास्ट, ये सब आपकी कक्षाएं जो है वो आवरण प्रभाव दर्शाती हैं। पर ऐसा होने के कारण, पर आवरण प्रभाव के बढ़ने के कारण इस इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का जो असर है वो कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। और इस असर के कम होने का मतलब ये है कि आपकी आयनन ऊर्जा में कमी आ जाएगी। पहले आपका इलेक्ट्रॉन इधर था, बोलो यस सर, अब आपका इलेक्ट्रॉन इधर है, बोलो यस सर। कब इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है? आवरण प्रभाव बढ़ेगा, आकार उससे बढ़ेगा, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना तुलनात्मक तरीके से कैसा है भैया? बड़ा है, इजी, राइट। तो इंटरेस्टिंग कहानी यह है कि जैसे जैसे शील्डिंग इफेक्ट या फिर आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा, ओके, तो उसके कारण असर होगा किस पर? आयनन एंथैल्पी पर। इससे भी इंटरेस्टिंग कहानी यह है कि इन सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं किस में? CUET में, और किस में? JEE में, और किस में? बात समझ में आ रही है? नीट में। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको अपनी कॉपी में नोट करो। चलो, पक्का? इजी। चलो बढ़ते हैं आगे। पूरा क्लियर? बोलो यस सर। और आगे बढ़ते हैं। अब क्या बात हो रही भाई? इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। सवाल पैदा होता है कि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी किस चिड़िया का नाम है ना? चलो देखते हैं, पूरा देखते हैं। कहां देखेंगे? ये इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी इस किस चिड़िया का नाम है? ध्यान से देखना, मस्त वाली कहानी। देखो, इसको जानते हो? जब भी पी ब्लॉक के बारे में हम पढ़ेंगे, जब भी हम समूह 17 के बारे में पढ़ेंगे, अधिकांश जो क्वेश्चन है ना बाबूजी, वो पूछे जाएंगे कहां से? फ्लोरीन से। और क्यों पूछे जाएंगे मैं बताता हूं। खेल क्या है भैया? परमाणु क्रमांक 9 है, बोलो यस सर। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका 2 और 7 है। नाउ दिस फ्लोरीन इज लाइक, ओह शिट, इतने से के लिए मैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते करते रह गया। क्योंकि यदि मेरी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते, यदि मेरी अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते, तो मेरी स्थिरता बढ़ जाती। सो फ्लोरीन इज लाइक, यार एक इलेक्ट्रॉन और दे देते, क्या चला जाता आपका? बात समझ में आ रही है? तो फ्लोरीन की इस फीलिंग को हाँ, फ्लोरीन की इस भावना को, इस फीलिंग को आप समझिए कि इसकी अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, बोलो यस सर। परमाणु क्रमांक इसका 9 है, बोलो यस सर। बोलो यार यस सर, बोलो। बात समझ में आ रही है? तो अब इसकी अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। सोचो फ्लोरीन के दिल पे क्या बीत रही होगी, इतने से के लिए रह गया फ्लोरीन। बात समझ में आई? 1 इलेक्ट्रॉन और होता तो 8 हो जाते, अष्टक पूरा हो जाता। स्टेबिलिटी का खेल और रिएक्शन के अंदर का जो खेल है वो किसमें छुपा हुआ है? किसमें छुपा हुआ है भैया? ऑक्टेट के कंप्लीट होने में। बात समझ में आ रही है? तो फ्लोरीन को जब अपन एक इलेक्ट्रॉन देते हैं, फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन अपन जब देते हैं, राइट, तो ध्यान से देखिएगा, फ्लोरीन बना लेता है F नेगेटिव। और फ्लोरीन इतना खुश हो जाता है क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है। फ्लोरीन भैया इतना खुश हो जाता है क्योंकि उसका जो ऑक्टेट है वो कैसा हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। और साथ में वो देता है ऊर्जा। अब एक बात बताओ, ऊर्जा क्योंकि बाहर निकल रही है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कहानी है इसको अपन क्या बोलेंगे भैया? ऊष्मा छेपी। इसका मतलब होता है ऊर्जा का बाहर निकलना। अरे यस सर, बोलो यार, मस्त वाली बात। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब क्या होता है? ऊर्जा का बाहर निकलना। तो अभी आपने जब इलेक्ट्रॉन को जोड़ा, जब आपने यहां पर इलेक्ट्रॉन को जोड़ा, तो फ्लोरीन जो था बेचारा, जिसका विन्यास 2 और 7 था, वो खुशी के मारे, मतलब ये समझ लो कि उछल उछल के उसने अपने पैर तोड़ डाले। उसने पूरा ऐसा मुजरा कर लिया, डांस कर लिया, इतना वो खुश हुआ क्योंकि भैया उसका विन्यास पूरा हुआ है। बात समझ में आ रही है? उसका विन्यास जो है वो कैसा हुआ है? पूरा हो गया है। उसका अष्टक पूरा हो गया है। वो कैसा हो गया? स्टेबल हो गया। तो इसका मतलब ये कि फ्लोरीन में जब एक इलेक्ट्रॉन जुड़ा, इसका मतलब ये कि जब फ्लोरीन में, अच्छा फ्लोरीन कैसा भैया? गैसियस उसमें रहेगा, गैसियस अवस्था में, गैसीय अवस्था में रहेगा। बात समझ में? जब फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन जुड़ा, जब फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन जुड़ा तो उसने बहुत सारी ऊष्मा बाहर निकाल दी।
तो अभिक्रिया कैसी हुई, ऊष्माक्षेपी, और ऊर्जा बाहर निकल रही है, इसलिए अपन इसको क्या लेंगे, तो उसको हम लेंगे नेगेटिव डेल। अब किस में परिवर्तन आया है, तो एंथैल्पी में परिवर्तन आया है। कौन सी प्रोसेस के कारण, तो देखो इलेक्ट्रॉन की लब्धि की जा रही है। लब्धि क्या है, इलेक्ट्रॉन को गेन किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन को जोड़ा जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन के जुड़ने से ऊर्जा बाहर निकली, बाहर निकलने का मतलब ऊष्माक्षेपी हुआ, ऊष्माक्षेपी का मतलब नेगेटिव हुआ, ऊर्जा बाहर निकलेगी नेगेटिव, ऊर्जा आप देंगे पॉजिटिव। तो आयनीकरण ऊर्जा हमेशा पॉजिटिव होती है, पर आपकी जो इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा है उसके साथ क्या खेल होता है उसको भी अपन देख लेते हैं। तो भैया इतनी ऊर्जा बाहर निकल गई, खत्म बात। तो क्या हो रहा है इसमें परिवर्तन, कब, इलेक्ट्रॉन गेन होते समय, किसमें, एंथैल्पी में, और नेगेटिव क्यों, ऊर्जा बाहर निकल रही है। बात समझ में आई, इंटरेस्टिंग कहानी। अब सुनो अगली कहानी। तो ऊर्जा जो है वो बाहर निकल गई। अब आते हैं अपन मैग्नीशियम पे। अब मैग्नीशियम है 12, 2, 8 और 1। अब आप पहुंचे किसके पास, मैग्नीशियम के पास। अब अपन इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं। इसके पहले बबुआ, इसके पहले अपन इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे थे। देखो किधर होगा, इधर कहीं। ये आयनीकरण में हम इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे थे और इलेक्ट्रॉन गेन में हम इलेक्ट्रॉन को जोड़ रहे हैं। इसका मतलब ये कि आयनीकरण करते समय हमको जो है क्या मिलेगा, धनायन मिलेगा। आयनीकरण करते समय हमें इलेक्ट्रॉन धनायन मिलेगा, आपका जो परमाणु है वो धनायन मिलेगा। पर जब आप किसकी बात करोगे, जब आप बात करोगे इलेक्ट्रॉन लब्धि की, यानी कि इलेक्ट्रॉन को जोड़ने की, बात समझ में आई, तो आपको पता है क्या मिलेगा, आपको धनायन भी मिल सकता है और पॉजिटिव आपका ऋणायन भी मिल सकता है। तो इसके अपन डेफिनेशन देख लेते हैं और उसके बाद इस खेल को आगे बढ़ते हैं। जल्दी से डेफिनेशन नोट करो, बढ़ रहे हैं आगे। तो इस तरीके से कहानी बड़ी सिंपल है कि भैया जब कोई उदासीन गैसीय परमाणु, मैं क्या कह रहा हूं, उदासीन, उदास नहीं है। उदासीन का मतलब कैसा है, न्यूट्रल है। उदासीन का मतलब कैसा है, न्यूट्रल है, और गैसीय परमाणु यानी कि मुक्त अवस्था में है, जिसको अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, में जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करवाया जाता है, जब उसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है और वो किस में परिवर्तित हो जाता है, ऋणायन में परिवर्तित हो जाता है, तो इस प्रक्रम या फिर प्रोसेस में या प्रक्रिया में एंथैल्पी में जो परिवर्तन होगा उसे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहा जाएगा। दैट्स ऑल। उसे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहा जाएगा। अब ये पॉजिटिव भी हो सकती है और आपकी नेगेटिव भी। कैसे, देखते हैं। चलो 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 चलो। अब यहां पर मैग्नीशियम है, बोलो यस सर। अब वो मैग्नीशियम अच्छा खासा आपका 281 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखे हुए थे, सॉरी 281 नहीं, 282 बेटा, सोडियम हो गया। अब इसका जो है एस कक्षक कैसा है, पूरी तरीके से भर चुका है, बोलो यस सर, राइट। अब इसमें आप इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे और आप बोलोगे कि भाई तुम अब जो है मैग्नीशियम 12 परमाणु क्रमांक तो रहेगा, पर यहां नेगेटिव आ जाएगा और ये हो जाएगा 2, 8 और 3। आपको क्या लगता है कि ये जो मैग्नीशियम है ये मान जाएगा? नहीं मानेगा। इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर अपने को ऊर्जा देनी पड़ेगी। यहां पर जो है हमें ऊर्जा जो है वो क्या होनी पड़ेगी भैया, ऊर्जा यहां पर देनी पड़ेगी। ऊर्जा जो है यहां पर क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। बड़े ध्यान से देखिएगा, राइट। पहले वाले केस में ऊर्जा बाहर निकल रही थी, दूसरे वाले केस में जो ऊर्जा है वो क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। बस यहीं पर जो है खेल छुपा हुआ है, यहीं पर जो है खेल छुपा हुआ है, यहीं पर पूरा कॉन्सेप्ट है कि पहले वाले केस में आपकी डेल EgH जो होगी वो नेगेटिव होगी क्योंकि ऊर्जा बाहर निकल रही है। दूसरे वाले में डेल EgH जो है वो कैसी होगी, आपकी पॉजिटिव होगी। बोलो यस सर। दूसरे वाले में कैसी होगी, आपकी पॉजिटिव होगी। तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो आपकी नेगेटिव भी हो सकती है और आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, राइट। इंटरेस्टिंग कहानी नोट किया जाए। चलो कर लिया पक्का। अब कुछ और खेल देख लेते हैं अपन लोग, है ना, एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब देखो, अब एक उदाहरण है तगड़ा वाला यहां पर, ठीक। अपन और भी उदाहरण की बात करेंगे। तो क्या सर एक परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है क्या? समझ लेते हैं। देखो
जब ऑक्सीजन ने पहला इलेक्ट्रॉन गेन किया, जब ऑक्सीजन ने पहला जो इलेक्ट्रॉन है उसको गेन किया, मतलब कि अपने साथ जोड़ लिया, तो वो O नेगेटिव आयन बन गया। बोलो यस सर। तो इस टाइम तो ऑक्सीजन बड़े जोश में था, उसने जोश जोश में पूरी एनर्जी बाहर निकाल दी। कितनी? -140 जूल किलो जूल पर मोल। ठीक है। ऑक्सीजन ने जब पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ा, ऑक्सीजन ने जब पहला इलेक्ट्रॉन अपने में जोड़ा तो उसने जोश जोश में एनर्जी बाहर निकाल दी। बोलो यस सर। इसका मतलब ये कि यहां पर आपके प्रोटॉन कितने थे, ध्यान से देखिएगा 8, और इलेक्ट्रॉन कितने थे आपके 8। अब यहां पर आपके इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 9, और प्रोटॉन कितने हो गए? अभी भी 8 ही है। बोलो यस सर। ऊपर नीचे लिख दिया, कोई बात नहीं यार, क्या फर्क पड़ता है। प्रोटॉन अभी भी यहां पर 8 है और इलेक्ट्रॉन अभी भी यहां पर कितने हैं भैया? 9 है। तो जब इसने पहला आपका क्या किया, जब इसने पहला इलेक्ट्रॉन को गेन किया, राइट, तो उसने 140 किलो जूल पर मोल ऊर्जा जो है उसको बाहर निकाल दिया। बात समझ में आ रही है? अब हो गया प्रोटॉन कम, इलेक्ट्रॉन ज्यादा। अब ध्यान से देखना, अब इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण बल बढ़ गया। बात समझ में आ रही? आपको बस यही ध्यान रखना है, आकार में कैसे परिवर्तन होगा, आवेश का क्या रोल होता है। यदि आपके एक बार ये समझ में आ गया, राइट, तो इसको बड़े बढ़िया तरीके से अपन पूरा निपटा देंगे। और यदि कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना डाउट रखिए, अपन उधर ही घुसेंगे, डाउट को पढ़ेंगे, उधर ही उसका आंसर देंगे, जैसा कि अपन हमेशा करते हैं, राइट। चलो, अब इलेक्ट्रॉन भी 8, प्रोटॉन भी 8, इलेक्ट्रॉन हो गए 9, प्रोटॉन 8 है। अब 8 प्रोटॉन जो है 9 इलेक्ट्रॉन को खींच के रखे हुए हैं, थोड़ा मुश्किल तो होगा। और इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण यानी कि रिपल्शन भी हो रहा है। बात समझ में आ रही? तो अब होगा क्या, ध्यान से देखिएगा कि अब 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब भैया यहां पर इलेक्ट्रॉन आपके 9 हैं, इसकी बात कर रहा हूं बेटा, है ना। और प्रोटॉन कितने हैं आपके पास? 8 है। अब आप कह रहे हो कि नहीं नहीं, हम तो में एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ेंगे। अरे वो जैसे तैसे तो बेचारा मैनेज कर रहा है, 9 इलेक्ट्रॉन जो है वो 8 प्रोटॉन से संभल नहीं रहे हैं, जैसे तैसे वो जी रहा है दिल पे पत्थर रख के। बात समझ में आ रही है? जैसे तैसे तो वो मैनेज कर रहा है, दिल पे पत्थर रखकर जी रहा है। और आप कह रहे हो कि हम एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करेंगे, ऐसे थोड़ी होता है। अब जो है ऑक्सीजन जो है ना, वो पूरा ऐसा, क्या कह सकते हो आप, उसका दिमाग खराब हो गया। ऑलरेडी बेचारा जैसे तैसे मैनेज कर रहा है, अनस्टेबल उसने आयन बनाया है। आप कह रहे हो हम एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ेंगे। तो ऑक्सीजन का कहना है भाई सुनो, इलेक्ट्रॉन तो हम अपने उसमें ऑर्बिट में फिट कर लेंगे, पर अब आपको हमको रिश्वत देनी पड़ेगी, अब आपको अपने को ऊर्जा देनी पड़ेगी। सर्विस चार्ज यहां पर लगेगा ही लगेगा, सर्विस चार्ज यहां पर लगेगा ही लगेगा। मतलब ये कि पहले वाले में ऊष्मा बाहर निकली, ऊर्जा जो है पहले वाले में वो कैसी हुई? बाहर निकली। पर यदि और कोई इलेक्ट्रॉन आप जोड़ना चाहते हो तो अब आपको जो ऊर्जा है वो क्या करनी पड़ेगी? देनी पड़ेगी। तो एक ही तत्व में आपकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। इसके लिए आपको अंदर की फीलिंग समझनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? इंटरेस्टिंग ये कहानी है, ध्यान से देखिएगा। तो यहां इसके लिए इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना मुश्किल था, पर एनर्जी यदि हो तो कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आ रही? जैसे अपन डेली लाइफ में कई बार ऐसे कहते हैं ना कि भैया पैसे हो तो कुछ भी हो सकते हैं। हालांकि स्टेटमेंट पूरी सही नहीं है, पर काफी कुछ सही है। ऑन द सेम वे केमिस्ट्री में यदि एनर्जी हो तो कुछ भी हो सकता है। एक ऑक्सीजन का आयन जो कि इलेक्ट्रॉन को नहीं लेना चाह रहा था, आपने ऊर्जा देकर उसको भी उसके अंदर फिट करा दिया। बात समझ में आ रही है? इंटरेस्टिंग बात। तो बहुत एनर्जी लगेगी भैया, खर्चा जो है बहुत ज्यादा होने वाला है यदि इस इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर फिट करना है तो। क्लियर है? तो आपकी जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और कैसी हो सकती है? नेगेटिव भी हो सकती है। बात समझ में आई? मस्त वाली कहानी है, इसको बढ़िया तरीके से अपनी कॉपी में नोट कर ले। चलें, कर लिया, ठीक। अभी किस किस पर डिपेंड करती है वो देखते हैं अपन। आकार में, यदि आकार बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा कैसी होगी भैया? कम होगी। आवेश यदि बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा भी ज्यादा होगी। विन्यास की सममिति आप जानते ही हो, अभी अपन ने एग्जांपल देखा था, ये लो। मैग्नीशियम पे इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए ऊर्जा देनी पड़ेगी, फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन यदि निकल रहा है तो ऊर्जा लेनी पड़ेगी, राइट। तो इस तरीके से एक बड़ा सिंपल सा ये पार्ट था। चलो, नोट पक्का? ठीक। यहां से भी नोट पक्का? ठीक। चलो और आगे बढ़ेंगे इस खेल को लेकर।
अब भैया कुछ मुख्य वर्ग के कुछ तत्वों की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी यानी कि इलेक्ट्रॉन एंड गेन एंथैल्पी गिवन है, और कैसे गिवन है ध्यान से देखिएगा। देखो, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, इनका कहना है कि हम यदि आप हमें एक इलेक्ट्रॉन और दे देते हो, अभी देखो अपन लिखते हैं किसके बारे में, ध्यान से देखना, हाइड्रोजन के बारे में और सोडियम के बारे में। ये 11 है और ये 1 है। 1s1, this is 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, बोलो यस सर, राइट राइट, ध्यान से देखो। तो मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से देखना भाई, 1s1 है और यदि 1s2 अपन इसको करवा दें तो ये कितना हमारा एहसान और आभार मानेगा, बोलो यस सर। कुछ इसी तरीके से सोडियम के पास भी लास्ट में 3s1 है, और एक बात बताओ, 3s1 से ज्यादा स्टेबल क्या है, 3s2 है ना, 3s2 है भाई। s2 की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी किससे, s1 से, बोलो यस सर। तो s2 की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी s1 से, मतलब ये कि आप यदि सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, आप यदि सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हो और बोल रहे हो कि भैया सुन, ए सोडियम, बात समझ में, आप यदि सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, राइट, तो सोडियम इज लाइक, ए भाई दे दे यार, मेरा ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं होगा पर मेरा एस ब्लॉक जो है वो पूरा भर जाएगा, और इसी खुशी में सोडियम ऊर्जा बाहर निकालेगा। सोडियम का ऊर्जा बाहर निकालना मतलब ये रिएक्शन कैसी होगी, कैसी होगी, कैसी होगी, ऊष्माक्षेपी होगी। बात समझ में आ रही है? तो ये ऊष्माक्षेपी होगी, ऊर्जा बाहर निकलेगी। कुछ इसी तरीके से वर्ग 16 की यदि आप बात करें तो इसमें भी ऊर्जा बाहर निकलेगी, 17 में भी ऊर्जा बाहर निकलेगी एक इलेक्ट्रॉन के जुड़ने पर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन का बोल रहे भैया, सुनना, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दे तुम में, एक इलेक्ट्रॉन फिट कर दे तुम में, एंड हीलियम और नियॉन और ये जितने उत्कृष्ट गैसें हैं, दे आर लाइक कि भाई काहे परेशान कर रहा है, हमारा ऑक्टेट कंप्लीट है, हम उत्कृष्ट कैसे हैं, हमारा ऑक्टेट अष्टक कैसा है, कंप्लीट है, भैया कोई इलेक्ट्रॉन मत डाल हमारे अंदर। बात समझ में आ रही है? पर फिर भी यदि आप इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिट करने की कोशिश करोगे, देन यू विल कम टू नो कि भैया अब आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी, तो ये ऊष्मा शोषी होगा। बात समझ में? चलो, तो ये होगा आपका ऊष्मा शोषी। तो इंटरेस्टिंग ये कहानी है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखकर कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है, रटना नहीं है, ठीक। चलो 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 चलो, टीपो रे बाबा, टीपो रे बाबा, कर लिया, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं इस खेल को लेकर। चलो अब भैया बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है, विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है इसको अपन समझ लेते हैं। 3 प्रॉपर्टीज के बारे में अपनी बात हुई थी, याद करो, स्टार्टिंग में बताया था मैंने आपको, है ना। चलो चलो, तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है उसको अपन देख लेते हैं। देखो ध्यान से देखना, मस्त वाली बात, इसको जानते हो, ये HCl है बेटा, HCl है। अब ये HCl कैसे बना होगा, ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर आपका हाइड्रोजन होगा, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, ऐसा घूम रहा होगा उसके आसपास। यहां कहीं पर क्लोरीन होगा, 1-2 इलेक्ट्रॉन यहां पर होंगे, इधर पे आपके 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, मैं सीधे 8 लिख देता हूं, और यहां पर जो है आपके 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब क्लोरीन जो है इसके साथ आबंध बनाने के लिए इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो क्लोरीन का हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को आबंध बनाने के लिए अपनी तरफ खींचने की जो प्रवृत्ति है, राइट, उसको हम बोलते हैं विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता कोई एनर्जी नहीं है, कोई एंथैल्पी नहीं है, यह सिर्फ एक टाइप की टेंडेंसी है और प्रवृत्ति है जिसमें कोई परमाणु पड़ोसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। एक तो वो हाइड्रोजन तुम्हारे साथ शेयरिंग करके HCl का निर्माण कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है। कुछ लोग देखना, आप शेयरिंग में भी अपना हक जताते हैं, बात समझ में आ रही? अरे भाई 50-50 कर लो, शेयरिंग कर रहे हो तो नहीं। तो ये क्या है, ये एक प्रकार की स्वभाव है, ये एक प्रकार की टेंडेंसी है। हाइड्रोजन कहता है तेरा अष्टक पूरा हो जाएगा, मेरे साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे, और क्लोरीन ने की बेवफाई, क्लोरीन कहता है नहीं, अब मैं तेरे इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींचूंगा। बात समझ में आ रही है? तो क्लोरीन की या फ्लोरीन की, या फिर बात समझ में आई, क्लोरीन की, फ्लोरीन की हाइड्रोजन से या किसी और धातु से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो प्रवृत्ति है, टेंडेंसी है, उसको हम विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। परिभाषा हो जाए, बढ़ते हैं आगे। चलो क्या लिखा है, और देखो ये सिर्फ किस में होगा, सहसंयोजन आबंध में होगा। सहसंयोजक
आबंध में ही ऐसा होगा, ध्यान से देखना, और उस कॉन्सेप्ट को अपने को समझना है भैया। परमाणु के रासायनिक यौगिक में सहसंयोजक आबंध के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की जो योग्यता का गुणात्मक माप विद्युत ऋणात्मकता कहलाता है। गुणात्मक माप अच्छा नहीं लिखना है तो कोई मत लिखो, करने की, करने का, और लिख दो, चलो करने का, चलो करने का स्वभाव लो, ये और ज्यादा सिंप्लीफाइड डेफिनेशन हो जाएगी, बात समझ में आई। पर याद रहे ये सिर्फ किस में होगा, कोवेलेंट बॉन्ड्स यानी कि सहसंयोजक आबंध में ही ऐसा पॉसिबल है बाबूजी, राइट। चलिए, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की जो योग्यता है उसका जो माप है उसको क्या बोलेंगे, विद्युत ऋणात्मकता। बात समझ में आ रही है, बड़ी इंटरेस्टिंग ये कहानी है ना। चलो अब देखो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट भैया, आयनन एंथैल्पी जो कि हमेशा आपकी कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी जो कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है, इनको मापा जा सकता है। पर क्योंकि ये स्वभाव है और स्वभाव का कोई माप नहीं हो सकता, कोई इकाई नहीं हो सकती, तो इसकी इकाई नहीं होती है, नो यूनिट्स, नो किलो जूल पर मोल एंड ऑल दैट, इसकी कोनो भी इकाई नहीं होने वाली है। पर इसको एक स्केल पर अपन माप सकते हैं। बात समझ में आ रही है, इसको बहुत बढ़िया तरीके से अपनी कॉपी में नोट करो, कुछ और पॉइंट्स को अपन डिस्कस करते हैं। तो यदि आपने ये सारी चीजें नोट कर ली हैं तो अब ध्यान देने वाली बात यह है, और क्या है ध्यान से देखिएगा भैया, बात यह है कि हम विद्युत ऋणात्मकता को पॉलिंग पैमाने यानी कि स्केल पर माप सकते हैं। सीधी बात यह, जो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, उसका मान ज्यादा होगा। तो ध्यान से देखो, लिथियम जो है उसका कितना है भैया, 1, इकाई नहीं है बेटा, पर हम क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो देखो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होगी, इसको ध्यान से देखिएगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यानी कि आपका विद्युत ऋणात्मक तत्व जो होता है वो होता है आपका फ्लोरीन। कितनी, लगभग 4 आप 4 ले लीजिए, उसको पूरा क्या लेने की जरूरत है, 4 ले लो, ठीक है। क्लोरीन की बहुत ज्यादा होगी। तो अधातुओं की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है, धातुओं की कैसी होती है, कम होती है। अधातुओं की ज्यादा होती है, धातुओं की कैसी होती है भैया, कम होती है। देख लो, पूरे देख लो, बात समझ में आ रही। जैसे जैसे आप उधर जा रहे हो, बाएं से दाएं जा रहे हो, वैसे वैसे विद्युत ऋणात्मकता जो है वो क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। बात समझ में आ गई। तो ये था पूरा खेल, अब इसको समझ लेते हैं अपन। अब इन सारे एरोस को बहुत बढ़िया तरीके से अपने दिमाग में फिट कर लो कि कौन बढ़ रहा है, कौन कम हो रहा है। तो विद्युत ऋणात्मकता ऊपर की तरफ बढ़ती है और इस तरफ बढ़ती है। कुछ इसी तरीके से यदि आप आकार की बात करेंगे तो आकार नीचे की तरफ बढ़ता है और इस तरफ बढ़ता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान से देखिएगा, गुण धर्मों में आवर्तता। इसी को हम बोलते हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स, आवर्ती चलन, राइट, बोलो यस सर। चलो बढ़िया से नोट कर लेंगे, इसको भी नोट कर लेंगे और इस पॉइंट को भी अपने दिमाग में फिट कर लेंगे। देखो बेटा, ये आवर्त में थी, ये किस में थी, आवर्त में। तो देखो इधर बढ़ रही है, और ये किस में है, समूह में है। तो देखो नीचे जाने पर कम हो रही है। देखो, तो कोई पूछे कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, तो फ्लोरीन, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है, ठीक है, तो वैसे फ्रांशियम है। पर यदि कहीं ऑप्शन में फ्रांशियम नहीं दिया है और सीजियम दिया है तो आप CS यानी कि सीजियम लिखोगे। तो नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता कम होती है। ध्यान से देख लो भैया, इस तरीके से ये जो तीनों हमारे गुणधर्म हैं, आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा एंथैल्पी और विद्युत ऋणात्मकता, अपने इसको बहुत बढ़िया तरीके से क्या कर लिया है, कनेक्ट कर लिया है और कंप्लीट कर लिया है। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? यहां से आपको जो भी डाउट होगा आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछेगा, और इस तरीके से बड़े बढ़िया तरीके से ना आप इन सारे कॉन्सेप्ट्स को अपनी कॉपी में दिमाग में फिट रखना। यहां से आते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। बात समझ में आ गई? बड़ी मस्त वाली कहानी है। अब अगली जो क्लास होने वाली है उसमें हम देखेंगे कि जो रासायनिक गुणधर्म होते हैं उनमें किस प्रकार से आवर्तता आती है, और वो अपने को कहां पर मिलेगा भैया? वो मिलेगा आपको आपके अपने फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जिसका नाम क्या है, मैग्नेट ब्रेन्स। इंटरेस्टिंग कहानी, हिंदी मीडियम भी, इंग्लिश मीडियम भी, और क्या क्या, NTSC, ओलंपियाड, CUET, IIT JEE, नीट, ये वो सब कुछ मिलने वाला है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां पर आपको लेक्चर्स देखने के, वीडियोस देखने के किसी भी प्रकार का कोई भी पेमेंट नहीं करना है।
बात समझ में आ गई। दूसरी बात ये कि सब कुछ आपको मिलेगा हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ में। तीसरी बात ये कि आप 100% फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी लेक्चर को देख सकते हो। चौथी बात ये कि नोट्स के लिए या स्टडी मटेरियल के लिए आपको अवेलेबल है बुक्स और ई बुक्स। बोलो यस सर, क्या अवेलेबल है? तो भैया बुक्स अवेलेबल हैं और कौन सी चीजें अवेलेबल हैं? ई बुक्स। और उसकी लिंक जो है वो कहां दी हुई है? नीचे यहां पर डिस्क्रिप्शन में गिवन होगी। देखो डिस्क्रिप्शन में इसकी जो है लिंक भी गिवन है। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से आप बढ़िया से अपनी पढ़ाई कीजिए, तैयारी कीजिए, और यदि आपको कोई भी डाउट आता है तो आप उसे पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।